कि 2025 एक खराब साल होगा। खराब घटनाएं होंगी, अशुभ घटनाएं होंगी और 2025 उसकी शुरुआत होगी। अच्छा, मतलब 2025 भारत के लिए इकोनॉमिकली बहुत खराब है। बहुत खराब होगा, इकोनॉमिकली बहुत खराब होगा। मोदी जी और इनके लिए राजनीतिक रूप से ये ढलान का समय है। अच्छा, हाँ, इसको मैं पूरा रिपीटेडली मैं बोल रहा हूँ डंके की चोट पे, इन लोगों का ढलान का समय है। सलमान खान का एक बहुत बुरा समय शुरू हुआ है, अभी उनके ऊपर धमकी वगैरह का चल रहा है, लेकिन उनका ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई धमकी का असर नहीं होगा, मतलब कोई उन पे अटेम्प्ट भी नहीं करेगा। लेकिन सलमान खान का बुरा समय शुरू हो गया है। हेल्थ वाइज उनको बहुत बड़ी बीमारी है, उनके कुंडली में है। अब जो वास्तु का समय आ रहा है, नया वास्तु 2-3 सालों से, ये एक बड़ा स्कैम है। और मैं आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि रामायण में भगवान राम ने वास्तु किया है। अच्छा, हाँ, ये बताइए ये क्या चीज है? हाँ, ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि भारत में डिवोर्स के लिए तो कोई शब्द ही नहीं था, संस्कृत में कोई डिवोर्स के लिए शब्द ही नहीं है, हिंदी में भी नहीं। हाँ, हिंदी में भी नहीं है। तो कलयुग की शुरुआत 2040, 42, 44 के समय कलयुग समाप्त हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ओके। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां पे हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस पॉडकास्ट पे हम भारत के कई सारे फ्यूचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। और कई सारे फ्यूचर से मेरा मतलब है कि आने वाले सालों में भारत के साथ में क्या क्या होने वाला है। इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं कि मोदी जी का फ्यूचर क्या होगा, अमित शाह जी का फ्यूचर क्या होगा, भारत के कुछ सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग जैसे कि सलमान खान जी, शाहरुख खान जी, इनकी एज क्या होगी, किस एज में शायद इनकी डेथ हो सकती है। हम ये भी बात करते हैं कि सोनाक्षी सिन्हा जी की शादी में आगे चल के क्या होने वाला है। ये एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल एपिसोड है क्योंकि इस एपिसोड में हमारे गेस्ट है सीनियर एस्ट्रोलॉजर सुशील कुमार जी। ये एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर है और इस पॉडकास्ट में हमने कई सारी अमेजिंग चीज़ों के बारे में बात की है। हमने 2025 के प्रेडिक्शंस के बारे में बात की है। हमने ये डिस्कस किया कि आने वाले सालों में भारत में क्या क्या चीज़ें होने वाली है, पॉलिटिकल टर्मोइल्स किस तरह के होंगे, भारत का एक फ्यूचर क्या है और क्या 2025 से शुरू होगी वॉर्स। हम इस पॉडकास्ट में कई हद तक भविष्य मालिका के बारे में भी बात करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट दिस पॉडकास्ट इन 3, 2, 1। एस्ट्रोलॉजर सुशील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पे। हमने कई सारे एस्ट्रोलॉजर्स के साथ में इस पॉडकास्ट पे बात की है, पर आज आपके साथ में बात करने का ये ऑनर हमें मिला, इसके लिए थैंक यू सो मच। एंड बहुत सारी आपके साथ में बातें करने वाले हैं और कई सारी चीज़ों को डिकोड करने वाले हैं आपके थ्रू। कई सारे प्रेडिक्शंस की बात करेंगे और कुछ जो मिथ्स दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स ने बनाए हैं उसे भी तोड़ेंगे। सो फर्स्टली सर, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू। तो सब बात यहीं से शुरू करते हैं क्योंकि 2025 आने वाला है, ये एपिसोड भी उसके आसपास ही हम रिलीज़ करेंगे। तो फर्स्टली मैं इन जनरल जानना चाहता हूँ आपके थ्रू कि 2025 का जो साल है वो कैसा रहने वाला है। मतलब एक अच्छा साल होगा, बुरा साल होगा, क्या क्या होने वाला है इस साल में, वो सब मैं जानना चाहूँगा। जी, सबसे पहले धन्यवाद आपको। मैं एक चीज़ स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ कि 2025 एक खराब साल होगा। बहुत दुखी मन से मैं ये बात बता रहा हूँ आपको कि एक खराब साल होगा और यहीं से एक 3-4 सालों की एक श्रृंखला है, एक सीरीज़ है, 25 to 28, 2025 to 2028। इसमें इन चारों सालों में खराब घटनाएं होंगी, अशुभ घटनाएं होंगी और 2025 उसकी शुरुआत होगी। अच्छा, अगर मैं विश्व की बात करूं, विश्व लेवल पे, तो ये एक ऐसा साल होगा कि समुंदर के अंदर से कुछ भूकंप सा हो सकता है, सुनामी टाइप की हो सकती है। तो ये तो यूएस रीजन, मतलब यूएस या अमेरिका या दक्षिण अमेरिका में हो सकता है। भारत में थोड़ा बहुत मुंबई और पूरी रीजन अफेक्टेड हो सकता है। जैसा कि आप सुने होंगे, भविष्य मालिका भी यही सब बोलती है। तो 2025 इस मामले में अच्छा साल नहीं है। दूसरी चीज़, भारत की कुंडली का मंगल शुरू हो रहा है
इसका क्या मतलब होता है? जी, मैं बता रहा हूँ। अभी तक हम चंद्रमा की दशा में थे, तो चंद्रमा भावुकता का कारक होता है, इमोशंस, खर्चा, दाग। जैसे चंद्रमा ने बहुत सारे हमको इमोशनल ट्रॉमास दिए इन 10 सालों में। जनता अपने इमोशंस पे जनता ने बहुत सारे निर्णय बदलवाए, जैसे किसान आंदोलन हुआ, इस तरह की चीज़ें। लेकिन जब मंगल शुरू होगा तो ये मंगल बहुत टफ होगा, बहुत ही निर्दयी होगा। ये जैसे अशुभ घटनाएं, मतलब कहीं भी राइट्स हो सकते हैं, दंगे हो सकते हैं और भूकंप आ सकते हैं, लोगों में आपस में मारपीट, झगड़े या कम्युनल राइट्स हो सकते हैं। मतलब क्राइम बढ़ सकता है। क्राइम बढ़ेगा। दूसरी चीज़, ये भारत की दूसरे घर में है, भारत वर्ष की स्वतंत्रता की कुंडली के दूसरे घर में है मंगल, तो ये इकोनॉमी के लिए बड़ा नुकसान होगा। अच्छा, मतलब 2025 भारत के लिए इकोनॉमिकली बहुत खराब है। बहुत खराब होगा, इकोनॉमिकली बहुत खराब होगा। लोगों को निवेश से बचने के लिए मैंने पहले भी अपने यूट्यूब चैनल में बोला है कई बार, एस्ट्रो सुशील चैनल में, और मैं अभी भी बता रहा हूँ कि जैसे गोल्ड रेट्स हैं, आदमी को गोल्ड्स पर थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, गोल्ड पे। इवन उनको लैंड से भी बचना होगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पराशरी ज्योतिष में मंगल को लैंड का कारक मानते हैं, जबकि लैंड के 3 कारक होते हैं। बुध, ग्रीन लैंड, मतलब जिससे प्लॉट बनाए जाते हैं। जैसे हम जहाँ बैठे हैं, यहाँ कितनी सारी प्लॉटिंग है, कितने सारे हाई राइजिंग बिल्डिंग्स हैं, तो वहाँ जो प्लॉट्स बनाए जाते हैं, मरकरी की बिल्डिंग हो गई। एग्रीकल्चरल लैंड मंगल हो गया। तो ज़मीनों का जो रियल्टी सेक्टर है, इसमें भी डाउनफॉल है 2025 में। तो यहाँ भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले 20 बार सोचना होगा। अच्छा, तो मतलब 2025 में जिन लोगों को लैंड खरीदना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, उन्हें थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए। सोच समझ के करें। 2025 पूरा होने दें, या एटलीस्ट 2025 का अक्टूबर तक देख लें, क्योंकि 2 फेजेज हैं। 1 सितंबर से बुरा समय शुरू होगा और उसके पहले मार्च से बुरा समय। 29 मार्च को एक ग्रह अपना स्थान बदलेगा और उसके बाद बृहस्पति और राहु वो अपना स्थान बदलेंगे मई में। तो 3 ग्रहों का, और केतु तो राहु के साथ केतु बदलता ही है, तो 4 सबसे बड़े ग्रहों का, सबसे जो लंबा चलते हैं, शनि 30 साल का होता है, बृहस्पति 1.5 साल चलता है एक राशियों में, 1 साल चलता है, 1 साल बृहस्पति चलता है राशियों में, और राहु 1.5 साल चलता है। तो इन चारों का जो बदलाव होगा वो देश पर एक बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। अच्छा, ओके। और अगर हम 2025 के पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस की बात करें तो वो क्या होंगे? मतलब कोई स्पेसिफिक प्रेडिक्शंस है आपके पास? 2025 के लिए मेरे पास बिल्कुल स्पेसिफिक प्रेडिक्शन है, अपोजिशंस के लिए भी और सत्ता पक्ष के लिए भी। सत्ता पक्ष में हमें साफ साफ दिखता है कि वर्तमान सरकार का नेतृत्व संकट में आएगा। जैसे सरकार गिरने तक की स्थितियां आती हैं, वो संकट की मैं बात कर रहा हूँ 2025 के लिए। अच्छा, ऐसा जैसे कभी 96 में होता था, किसी ने सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, किसी पार्टी ने सपोर्ट है तो कोलिशन गवर्नमेंट ही, हाँ, पार्टी के अंदर कुछ इस तरह का विद्रोह हो जाए, क्योंकि मंगल की दशा में है और प्रधानमंत्री जी खुद मंगल की दशा में चल रहे हैं। भारत मंगल की दशा में, प्रधानमंत्री मंगल की दशा में, तो एक तो इनका हो गया। दूसरा, बड़े नेताओं में अगर मैं सरकार में ही भाजपा के मैं देखूं तो योगी जी का भी ठीक ठाक समय है, पर बहुत अच्छा समय नहीं है, बहुत अच्छा समय नहीं है। वहीं अपोजिशन में भी राहुल गांधी का समय अच्छा है, पर वो कभी पीएम नहीं बनेंगे। कभी नहीं बनेंगे? कभी नहीं। अच्छा, मतलब राहुल गांधी कभी पीएम ही नहीं बन सकते? नहीं बन सकते। इतना ही नहीं, एक प्रेडिक्शन और है मेरे पास।
प्रियंका गांधी भी कभी नहीं बन सकती और ना इन दोनों लोगों के बच्चे या रिश्तेदार भी कभी पीएम बन सकते हैं। अच्छा, मतलब गांधी फैमिली से तो हमें कोई पीएम देखने नहीं मिलेगा, एटलीस्ट राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की फैमिली से। नहीं, गांधी फैमिली से राजीव गांधी अंतिम प्रधानमंत्री साबित होंगे, नेहरू गांधी परिवार से। ओके, तो ये मतलब फ्यूचर में भी कभी नहीं, ये आप सिर्फ नहीं, 2025 वगैरह ये- नहीं बोल रहे, फ्यूचर में कभी नहीं। ये लोग बनवा सकते हैं लोगों को, किंग मेकर बन सकते किंग हैं। मेकर बन सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, इनकी लोग सुनेंगे भी। राहुल गांधी धीरे धीरे मैच्योर भी होंगे, पर ये सत्ता नहीं पाएंगे। अच्छा। यहाँ तक कि एक मंत्री तक ये नहीं बन सकते। कभी कभी आप देखिए, ये बात होती है कि प्रियंका गांधी को यूपी का चीफ मिनिस्टर घोषित करने की बात होती है कि अगर वो बन जाए तो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये लोग सत्ता से दूर रहेंगे। उसके बहुत सारे कारण हैं, ग्रह भी है और कुछ श्राप वगैरह भी हैं। श्राप है? हाँ, श्राप ये बता सकते हैं क्या है? जी, श्राप ये है कि कभी इंदिरा जी ने गौ हत्या के मामले में, एक संत थे और करपात्री जी महाराज, तो उन्होंने कहा कि गौ हत्या बंद हो। गौ हत्या तो अभी भी नहीं बंद है। उसके लिए उन्होंने धरना दिया और काफ़ी संख्या में संतों की भीड़ थी वहाँ पे, काफ़ी संख्या में। फिर उनके ऊपर लाठी चार्ज करवा दिया इंदिरा जी ने, हालांकि वो धर्म को बहुत मानती थी। लाठी चार्ज करवा दिया और गोली से भी कुछ लोग मरे। तो उन्होंने श्राप दिया कि इस परिवार में अब ऐसा मतलब गलत ही होगा, अच्छा कुछ नहीं होगा। अच्छा। हाँ। ओके। दूसरी भी एक कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है जी। एक मूर्ति है पेयर में, नेपाल से इस परिवार को किसी ने दी थी, गांधी परिवार। गांधी परिवार को, पेयर में। सेम चीज, मतलब आप समझिए दो जोड़े में थी। हाँ। तो उसमें था कि जब तक इस मूर्ति के जोड़े बरकरार रहेंगे तो इस घर में लोग शादीशुदा जिंदगी व्यतीत कर पाएंगे और लोगों का अच्छा चलेगा। लेकिन जब भी इस मूर्ति से अगर एक मूर्ति गायब हो गई तो कोई शादी करेगा तो बचेगा नहीं। पुरुष में राहुल गांधी स्टिल अनमैरिड, राइट। तो हुआ क्या कि अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों अनमैरिड हैं, जब उनके पास दोनों मूर्ति है तो उनको तो शादी करनी चाहिए थी, राइट। लेकिन उन्हीं के सबसे खास, नेहरू गांधी परिवार के सबसे खास फिल्म इंडस्ट्री के एक एक्टर हैं, सबसे इज्जतदार एक्टर हैं, वो उनके घर में उनका आना जाना था। उस मूर्ति के बारे में उन्होंने बड़ी कहानियां सुनी थी। उनको ये नहीं मालूम था ये पेयर का चक्कर है। ओके। उनको ये मालूम था कि ये मूर्ति जिसके घर रहेगी, ये मूर्तियों में से कोई भी एक जिसके घर रहेगी उसके पास खूब पैसे रहेंगे। तो उन्होंने चुपके से एक मूर्ति वहां से उड़ा दी। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन आदमी अपनी प्रगति के लिए कुछ भी कर सकता है। तो उन्होंने एक मूर्ति कहिए चुरा ली, उसको अपने घर ले गए वो। अब ये लोग खोजते गए, इनको पता चला ये ले गए हैं। उसी समय से रिश्ते खराब हुए। फिर उन्होंने मंत्री बनाने की बात करके, बहाना करके संबंध तोड़ लिया अपना। तो ये कहानियां थी। अच्छा, तो आपने बीच में एक और शब्द यूज किया था, भविष्य मालिका। जी। मैं पर्सनली थोड़ा जानना चाहूँगा कि भविष्य मालिका एग्जैक्टली क्या है और ये क्या प्रेडिक्शंस करती है 2025 के बारे में। देखिए, भविष्य मालिका के जो प्रेडिक्शंस हैं उन पर पूरी तरह से हम रिलाई तो नहीं कर सकते, लेकिन भविष्य मालिका जैसे कभी कभी परी कथा की तरह लगता है कि 13-14 मुस्लिम देश आक्रमण करेंगे भारत के ऊपर और भारत गुलाम हो जाएगा, दिल्ली पर बम गिरेगा और पूरी डूब जाएगा, समुंदर पूरी तरह से डूब जाएगा। तो ऐसा कैसे विश्वास किया जा सकता है? उसमें ये भी है कि राजस्थान से कोई एक आएगा, कोई व्यक्ति आएगा, वो इन लोगों को फिर से भारत को आज़ाद कराएगा। वो व्यक्ति संबंधित होगा किसी राज परिवार से और सेना का आदमी होगा। लेकिन मुझे जो लगता है
मुझे जो लगता है भविष्यवाणिका की काफ़ी चीज़ें, जैसे युद्ध की बातें हैं, युद्ध को अब टाला नहीं जा सकता। जैसे रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इधर इजराइल का चल रहा है, तो युद्ध कहीं ना कहीं ये युद्ध चलते रहेंगे और आप इसी को तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत मान सकते हैं। अच्छा। तीसरा विश्व युद्ध ऐसा नहीं है कि इकट्ठे सेनाएं जाएंगी और लड़ेंगी, जैसे कभी इराक ईरान में हुआ करता था, पता चलता था। अब जो विश्व युद्ध हो रहा है, ये जो शुरू हुआ है, ये बढ़ेगा। और सबसे ज़्यादा जो घटनाएं हैं वो यूरोप के लिए भी खराब है। यूरोप आने वाले समय में मुस्लिम डोमिनेंस में जा सकता है। ओके, पर भविष्यवाणिका है क्या? भविष्यवाणिका उड़ीसा के कुछ महान संतों द्वारा लिखा गया भविष्य है भारत का और विश्व का। यह बहुत दिनों तक लाइब्रेरीज में पड़ी रही राजाओं की। इसको 2-4 साल पहले कुछ लोगों ने निकाला। निकालने के बाद इस पर लिखने की कोशिश की, तो उन्होंने उड़िया, जो लोग उड़िया समझते हैं उनको बाकी चीज़ें नहीं समझ में आती थी, जैसे मान लीजिए ज्योतिष हो गया। और जो लोग मतलब हिंदी वाले लोग हैं या इंग्लिश जानने वाले लोग हैं, उनको हिंदी और इंग्लिश वाले लोग, उनको उड़िया नहीं आती। इसी वजह से इसका कोई बढ़िया वर्जन आ नहीं पाया। ठीक है। और जो वर्जन एक छोटी सी बुक आई है वो किसी काम की नहीं। तो भविष्यवाणिका में बहुत कुछ बताया गया है और उसको अभी तक तो ठीक से पढ़ा नहीं गया। लेकिन मैं आपको कहूँगा, शायद आपको आश्चर्य हो कि वेस्ट ने उसको पढ़ लिया है। वेस्ट ने पढ़ लिया है? हाँ, वेस्ट और ने। भारत ने नहीं पढ़ा? भारत ने नहीं पढ़ा। ये कैसे हो गया? वेस्ट ने पढ़ लिया, यूएस ने पढ़ लिया। देखिए, वो लोग चालाक लोग हैं, वो आए, उन्होंने मेहनत करी और उनके जो गवर्नमेंट्स हैं, जो एजेंट्स हैं, उनको इन सब चीज़ों पे भरोसा होता है। हमारे यहाँ तो राजनीतिक प्रश्रय नहीं है ना इन चीज़ों को। हाँ, पॉलिटिकली इसको माना नहीं जाता। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भविष्य को नहीं मानती, ज्योतिष को नहीं मानती। तो इसी वजह से जब किसी इतनी बड़ी विद्या पर अगर 1000 रुपए भी नहीं खर्च होगा तो कौन सा रिसर्च होगा? उनको फंड मिलते हैं, उन्होंने किया। तो ये जो 2025 से लेके 2030 तक का समय है, ये आपके अकॉर्डिंग वॉर्स का समय है? हाँ, वॉर्स का समय है। ओके। और अगर थोड़ा हम स्टार्स के तरफ, सेलिब्रिटीज़ के तरफ जाए, तो कुछ गिने चुने नाम हैं जिनके बारे में मैं जानना चाहूँगा, लोग भी जानना चाहेंगे। तो अगर हम जैसे शुरुआत करें शाहरुख खान से, जी, कि शाहरुख खान का 2025 कैसा होगा? देखिए, शाहरुख खान के जो ग्रह हैं वो उनके ग्रह इस तरह बनाते हैं। एक तो उन्हें टेक्नोक्रेट बनाते हैं और एक उन्हें रियल एस्टेट का किंग बनाते हैं। ओके। प्रॉपर्टी डीलर बोल सकते हैं, छोटी भाषा में प्रॉपर्टी डीलर, और उसको थोड़ा सा एनलार्ज करेंगे तो प्रॉपर्टी का उनका काम। एक्टर तीसरा हो गया। तो शाहरुख खान का इंडिविजुअल लेवल पे, खुद के लेवल पे उनका भविष्य अच्छा है, पर उनके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। समय नहीं है मतलब? जी, उनका मतलब, मेरा कहने का मतलब, शाहरुख खान लगभग 50-60 के आसपास के हो गए हैं। मुझे एग्जैक्ट एज नहीं मालूम, मतलब वर्तमान की उम्र नहीं मालूम। शाहरुख खान को कुछ छोटी मोटी बीमारियां भी हैं, पर शाहरुख खान की लॉन्गेविटी, मैं उम्र निकाल लेता हूँ कौन आदमी कितना जिएगा, तो शाहरुख खान की लॉन्गेविटी 67.5 या 67.5 है। अच्छा, बस इतना समय है उनके पास। ये कैसे आप पता करते हो? ये हमारे पास नाड़ी की गुप्त विद्या है और मैं नाड़ी से ही काम करता हूँ। नाड़ी में मैं आपको बताऊँ, जैसे शादी को लोग लेके पूछते हैं, आपके महाराष्ट्र से सबसे ज़्यादा सवाल शादी को मेरे पास आते हैं, और दूसरा आईटी सेक्टर से सबसे ज़्यादा सवाल। उस सवालों में क्या होता है कि लोग 35-36 साल के होते हैं और उनसे बताया गया, जैसे मैं 3 दिन पहले की बात बताऊं, वो 36 साल की थी लेडी। मैंने उनको कहा कि आपकी शादी
37th में होगी। तो उन्होंने कहा अरे इतना लंबा। हमने कहा मैम 36 आप ऑलरेडी हैं, तो इतना लंबा कहाँ। कहे नहीं, आप देखिए उनको नहीं मालूम कि उन्होंने इतने दिनों तक क्या किया। तो ये लोग क्या करते हैं, जब पराशरी ज्योतिष के पास जाते हैं तो वो दशा देखते हैं। पराशरी ज्योतिष, मैं रिपीट करके कह रहा हूँ, पराशरी, वर्तमान पराशरी वैदिक ज्योतिष कोई भी भविष्यवाणी 20% से ज़्यादा नहीं कर सकती। ओके। इसी वजह से ये लोग रत्न बेचते हैं, पूजाएं कराते हैं, रिपोर्ट्स बना बना के बेचते हैं। आप शादी के बारे में मुझसे पूछिए, मैं टेबल देखूंगा पहले तो मैं बता दूंगा इसकी, इस जातक की नेटिव की शादी या तो 29 में होगी या 35 में होगी या 36 में होगी या 40 में होगी। फिर इसके बाद मैं फार्मूला लगाऊंगा, 3 ग्रह इधर उधर, 3 ग्रहों के ऊपर सारा बेस्ड है। वो फार्मूला लगा के मैं एग्जैक्ट ईयर बता दूंगा। बताने को तो मैं मंथ भी बता सकता हूँ, लेकिन उसमें मुझे 2 घंटे लगेंगे और मैं अपने 2 घंटे, आप समझ सकते हैं कोई ज्योतिषी कैसे दे सकता है और उसका कितना चार्ज कोई लेगा। तो साल जान लेना ही बहुत है, क्योंकि पराशरी साल नहीं बता पाती। ओके। और अगर हम जैसे फिर से सेलिब्रिटीज़ की अगर बात करें, तो एक जो सबसे बड़ी सेलिब्रिटी इस वक्त भारत में है और जिनकी फिल्में सबसे ज़्यादा आती है वो है अक्षय कुमार। तो हर साल पता नहीं हो, शायद 6 से 8 फिल्में करते ही है। 2025 में भी आई एम श्योर की करेंगी। तो उनके लिए 2025 कैसा जाएगा? अक्षय कुमार एक बुरी दशा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और अक्षय कुमार के लिए 2025 भी बिल्कुल बेकार है, किसी भी स्तर से अच्छा नहीं है। एक खराब साल है अक्षय कुमार के लिए। अच्छा जी। ओके। और अगर हम फीमेल सेलिब्रिटीज़ की बात करें तो अनन्या पांडे के लिए कैसा होगा 2025? अनन्या पांडे की कुंडली, जैसे कि आपने देखा होगा कि अनन्या पांडे कोई ऐसी एक्ट्रेस नहीं जिनकी कोई आपको एक भी फिल्म याद हो, लेकिन ग्रह और सितारे मेहरबान हैं कि वो हमेशा चर्चा में रही हैं। लेकिन अनन्या पांडे के लिए अभी ये जो साल चल रहा है और नेक्स्ट ईयर अक्टूबर 30 तक या नवंबर तक बहुत ख़राब समय है। मतलब जैसे कुछ लोग बुझ जाते हैं, तो ये उनके ये साल बुझा सा रहेगा। अनन्या पांडे का अच्छा साल नहीं रहेगा। ओके। और अगर हम रणबीर कपूर की बात करें जी, तो उनके लिए कैसा होगा 2025? रणबीर कपूर के लिए 2025 बहुत एवरेज रहेगा। ओके जी। ओके। और जानवी कपूर? हाँ, आपने जानवी कपूर का बताया। जानवी कपूर की कुंडली बहुत ही स्ट्रॉन्गर है और जो 2025 है, जानवी कपूर 2025 में भी उसी तरह चमकेंगी। 2024 से ज़्यादा चमकेंगी जानवी कपूर। 2024 से बहुत अच्छा साल होगा जानवी कपूर के लिए। ओके। और अगर हम सलमान खान की बात करें, सलमान खान के लिए 2025 कैसा होगा? देखिए, मैंने अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो सुशील पे पहले भी बता दिया है और वो 2 लाख लोग उसको देखे भी हैं। सलमान खान का एक बहुत बुरा समय शुरू हुआ है। जैसे अभी उनके ऊपर धमकी वगैरह का चल रहा है, लेकिन उनका ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई धमकी का असर नहीं होगा। मतलब कोई उन पे अटेम्प्ट भी नहीं करेगा। लेकिन सलमान खान का बुरा समय शुरू हो गया है। हेल्थ वाइज उनको बहुत बड़ी बीमारी है, उनको शायद पता हो या ना पता हो। सलमान खान जो सबसे बड़ी बीमारी है उनके कुंडली में है। आप समझ सकते हैं मैं किस बीमारी की बात कर रहा हूँ। और आयरॉनिकली जो अभी मैंने शाहरुख खान की बात की, तो शाहरुख और सलमान के सितारों में बहुत सारे अंतर हैं। उनको एक पूरा परिवार मिला, पूरा जीवन मिला, खुशियाँ मिली। सलमान खान के साथ कुछ नहीं मिला। लेकिन एक समानता है कि सलमान खान के पास भी समय कम है और सलमान खान की उम्र भी 67.5 या 67.5 है, ठीक उतनी जितनी शाहरुख की। अच्छा। मतलब ये अपने आप में अजीब है कि सलमान खान और शाहरुख खान दोनों की उम्र 67.5 ही है। मतलब उसके आगे वो धरती पे नहीं रहेंगी। ओके।
तो ये हमने बात की 2025 की, पर अगर हम इसके आगे थोड़ा चले, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग अपनी शादी को लेके हमेशा चिंतित ही होते हैं, स्पेशली जब वो अपने 30s के आसपास होते हैं। आजकल एक ट्रेंड है कि लोग जल्दी शादी नहीं करते, पहले की तरह 24 पे नहीं करते, 30 के आसपास करना पसंद करते हैं। पर आप कैसे किसी को बता सकते हो कि उनकी शादी इस उम्र पे होगी? आपने कहा था कि आप नाड़ी शास्त्र को देख के वो बता सकते हो, तो ये एग्जैक्टली क्या होता है इसमें? देखिए, नाड़ी तो बहुत सारे लोग देखते हैं। एक होती है ये नाड़ी जो हाथ से देखी जाती है, मैं थोड़ा डिफरेंस बता दूं। एक होती है थंब से देखी जाती है, और एक नाड़ी होती है जो यही कुंडलियां देखी जाती हैं। इसमें भी करीब 100 नाड़ियां हैं। तो मैं सारी नाड़ियों में से एक ऐसी नाड़ी को जानता हूं जिसको भारत के 13-14 लोग ही जानते हैं, लेकिन पब्लिकली मैं ही इस चीज़ को जानता हूँ। मैंने इसको बहुत कोशिश की कि दूसरे लोग क्या यूज़ करते हैं, मैंने उनसे पता किया तो वो वही करते हैं। 10-10 हज़ार लोग वहाँ पे पढ़ा रहे हैं और वो गलत है। नाड़ी शास्त्र के हिसाब से शादी एक ऐसी चीज़ हो गई, जैसे किसी के पास पराशरी लोगों के पास गए, वो तंग हो गए हैं, नहीं बता पाते लोग। एक व्यक्ति ने, आप विश्वास नहीं करेंगे, एक व्यक्ति ने कहा यू आर 161st पर्सन। वो 160 लोगों को दिखा चुके थे शादी के बारे में, अपनी बेटी की। तो शादी के बारे में मैं एक अपना मेरा में चार्ट है, मैं चार्ट देख लिया। जैसे कि आपने बर्थ डिटेल मुझे दिया, किसी ने मुझे बर्थ डिटेल दिया, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा किस किस साल में इनकी शादियां लिखी हैं। जनरली क्या होता है, 28, 29, 30, 37, 39, 40, 44, 48। तो मैं इसमें अब अपना सूत्र लगाऊंगा। 3 प्लेनेट का सूत्र है, वो मुझे 1.5 से 2 मिनट लगता है उस साल तक पहुंचने में। वो साल मैं तुरंत बता देता हूं कि इस साल आपकी शादी होगी। पर शादी नहीं होगी या होगी, इसका भी एक फॉर्मूला है। अच्छा, जो कि पराशरी में नहीं है। ओके। तो मैं सीधे सीधे बताता हूँ। मैंने कुछ लोगों को बताया, उन्हें आश्चर्य हुआ, वो हंसने लगे। मैंने कहा शादी नहीं होगी। उन्होंने कहा मेरे में क्या कमी है? मैं कहा मैं कुछ नहीं जानता। एंड दे आर स्टिल अनमैरिड। ओके। तो ये जो आपका फॉर्मूला है, अगर किसी के पास में उनकी कुंडली ना हो या जन्म पत्रिका ना हो, उन्हें अपना जन्म का समय नहीं पता हो, स्थान नहीं पता हो, तो भी पता कर सकते हैं? देखिए, अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं जो आपने शादी की, तो आदमी के पास अपना डेट, मंथ और ईयर ऑफ बर्थ हो, बस। वो चाहे इंडिया में पैदा हुआ हो या फिर कैलिफोर्निया में हुआ हो, इंडोनेशिया में हुआ हो, मुझे कोई फर्क नहीं, मैं बता ले जाऊंगा। ओके। हाँ, और यही सेम चीज़ चाइल्ड बर्थ में भी है। और यही दुनिया की 2 सबसे समस्या, दुनिया की मैं नहीं कह सकता, भारत की 2 बड़ी समस्याएं हैं। राइट। बच्चे नहीं हो रहे हैं लोगों के, और शादियों का तो ये लग रहा है, और जो मेरा अनुमान है, मैं एक सोशियोलॉजी का स्टूडेंट भी रहा हूँ, तो मेरा अनुमान है कि शादी संस्था खतरे में है, ये ज़्यादा लंबी नहीं चल पाएगी। अच्छा, हाँ। क्यों पर ऐसा? जैसे मैंने यूपीएससी में इंटरव्यू दिए थे, तो मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि शादी विवाह आने वाले समय में नानके दादके वाले जमाने के हो जाएंगे। ग्रहों का ये इशारा दिख रहा है साफ साफ स्पष्ट कि शादियां हो ही नहीं रही हैं। शादियों में इतना टाइम लग रहा है। अच्छा, मान लीजिए किसी की शादी हो भी गई, शादी तो लोग 60 साल की उम्र में कर रहे हैं, तो बच्चे नहीं हो रहे हैं। जब बच्चे नहीं हो रहे हैं तो आबादी नहीं बढ़ेगी। अच्छा, मैं ये हर कम्युनिटी में देख रहा हूँ। ग्रह तो किसी एक हिंदू मुस्लिम देखते नहीं, तो जो सोबर मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी हमसे कांटेक्ट करते हैं, वहाँ भी शादियों की समस्या है। अच्छा, तो उन पर भी शादियों की समस्या है, और शादियों में 37-38 कॉमन हो गया है। ये तो ट्रेंड देख ही सकता है हर 37-38 कॉमन हो गया। राइट। मैं रोज कम से कम 20 या 22 कुंडलियां शादी की देखता हूं, उसमें से 5 कुंडलियां चीटिंग की होती है। मतलब आप ये समझिए कि मेरा ये व्यवसाय है, नहीं तो बड़ा खराब लगता है कि मतलब एक आदमी नेगेटिविटी से भर जाता है
कि इतने लोगों की शादियां नहीं हो रही हैं, इतने लोगों का घर नहीं चल रहा है। अच्छा, उसके बाद चौथा आदमी एंजाइटी से पीड़ित है, अच्छी खासी दवा ले रहा है, और 5वें को कैंसर है। जैसे हमने कहीं पढ़ा था कि 2030 तक कैंसर एक एपिडेमिक हो जाएगा। तो जो मैं देखता हूँ, लोग को मैं नहीं बता सकता। जो आदमी खुशी खुशी मुझसे पूछ रहा है, कैंसर का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ऐसे मैंने किया, 3 बार ऐसे किया, वो दिख जाता है कुंडली में। और मैं क्यों बताऊं किसी का? हालांकि कायदे से बताने में तो ठीक है, वो आदमी इलाज कराए सब कुछ, लेकिन मैं नहीं बता सकता। वो ये भी एक बहुत बड़ी भारत की बहुत बड़ी समस्या चल रही है। जैसा कि आप जानते होंगे, यूएस की जो दिवालिया होने की सबसे बड़ी वजह है लोगों की, उसमें कैंसर सबसे ज़्यादा है। राइट, ओके। और जो लोग 2025 में शादी करने का प्लान कर रहे हो, तो उनके लिए सही समय है, गलत समय है, कैसा होगा? 2025 में शादियों के लिए ठीक समय है। सारे ग्रह अलग अलग हैं और ग्रहों का बहुत अच्छा कई ग्रह आपस में मिले नहीं हैं। और देखिए, मैं आपको बताऊं, जब वैदिक से देखा जाए तो शनि राहु मंगल मिल गए तो लोग कहते हैं बहुत बुरा हो गया। जबकि किसी भी शादी में शनि राहु मंगल अगर बैठे हैं तो शादी, ये तीनों ग्रह शादी को अफेक्ट करते ही नहीं। राइट, कोई और करते हैं। अच्छा, हाँ, ओके। और जिन लोगों के मतलब 2025 में कोई अपनी फैमिली प्लानिंग कर रहा हो, संतान प्राप्ति के लिए कुछ कोशिश कर रहा हो, तो उनके लिए भी सही समय होगा ये? देखिए, आमतौर पर तो ये तो कुंडलियों पे डिपेंड करता है, लेकिन 2025 इन सब मामलों के लिए बुरा नहीं है। ओके। अच्छा, आम जनता की खुशी, ओवरऑल हैप्पीनेस इंडेक्स, ये सब अच्छा रहेगा इंडिया के लिए। सिर्फ पॉलिटिकल फ्रंट पे इकोनॉमिकली स्थिति खराब रहेगी। इसको मैं बार बार कहूँगा कि पॉलिटिकल फ्रंट पे बड़ा खराब है और आर्थिक स्थिति बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। ओके। तो ये बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आजकल कई सारे पॉडकास्ट पे, इंटरव्यूज़ में कई सारी रेमेडीज़ देते हैं। कई सारे लोग लाल किताब की आजकल रेमेडीज़ देते हैं। आपके अकॉर्डिंग ये रेमेडीज़ काम करती है, नहीं करती है, क्या होता है एग्जैक्टली? देखिए, दुनिया के सबसे बड़े ज्योतिषी हैं, शायद आप जानते हो या ना जानते हो, के.एन. राव सर, आदरणीय के.एन. राव सर। राइट। उन्होंने कभी रेमेडी को नहीं बताया, इवन कोई भी रत्न को पहनने से मना किया। उन्होंने कहा अपने कर्म भोगो, लेकिन इस पर मैं सहमत नहीं हूँ। लोग ज्योतिषी के पास आते हैं समाधान के लिए। राइट। तो विष्णु सहस्त्र नाम, नारायण कवच, ललिता सहस्त्र नाम, और इसके बाद महालक्ष्मी का मंत्र, और इसके बाद हनुमान चालीसा हो गया। बीमारी की स्थिति में महामृत्युंजय या हनुमान बाहु का पाठ, ये सब चीज़ें तो ठीक हैं, पर इतना चावल यहाँ पे रख देना, इतना दाल गिरा देना, इतना पालक रख लेना है ना, यहाँ पे हाथ पे ये लिख देना 458, ये हथेली के नीचे लाल बना देना, इससे पैसे नहीं आते। इससे आदमी का मानसिक स्थिति खराब हो जाती है, और आदमी यही सब अगर करता रहेगा तो वो फिर अकर्मण्य हो जाएगा। ठीक है। धन के लिए कुछ मेजर चीज़ें हैं जो करनी चाहिए। हर व्यक्ति को परफ्यूम का यूज़ करना चाहिए। परफ्यूम का? हाँ, परफ्यूम का, शुक्र है वो। और दुनिया भर की रेमेडीज़ मैं नहीं बताता, क्योंकि परफ्यूम कोई रेमेडी नहीं है। कुछ लोग यूज़ करते हैं, कुछ लोग यूज़ नहीं करते। आप खुद ही जाइए किसी क्राउडेड फील्ड पे, अगर मान लीजिए एयरपोर्ट पे कोई आदमी का बैड ऑर्डर आ रहा है चेहरे, मतलब बॉडी से, तो आपको कैसा लगेगा? करेक्ट, खराब लगता है वो, खराब मतलब, लगता है। हाँ। तो लक्ष्मी जी वहीं आएंगे जहाँ सुगंध होगी। तो एक विशेष काम करना चाहिए कि आपका शुक्र जिस राशि में हो बॉडी में, उस ऑर्गन पर आप परफ्यूम लगाइए। ओके। बाकी लक्ष्मी जी की स्तुति करिए, सबकी पूजा पाठ करिए, लेकिन ये जो रेमेडीज दुनिया भर की और स्विच वर्ड्स एक चले हैं, हाँ, स्विच वर्ड्स है, ये सब कहने की बातें हैं। मैंने सब कुछ देखा। इवन जो मॉडर्न ये वास्तु चला है,
जिसमें ये मशीन लेके ऐसे ऐसे करते हैं, ये सब बहुत बड़े स्कैम्स हैं। मैंने देखा अगर आपका ज्योतिष से समय सही चल रहा है तो आपके उत्तर में जहाँ से धन आता है, धन का स्रोत बनता है, कूड़ा पड़ा हो, और दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूरब जो कैश फ्लो का एरिया है वहाँ पर ब्लू और ग्रीन नहीं होना चाहिए, पूरी दीवार ब्लू ग्रीन हो। आप एक एक डिब्बा पेंट रख दीजिए ब्लू ग्रीन, वहाँ गिरा दीजिए, तब भी पैसे आएंगे आपके पास, अगर आपका समय सही चल रहा है। ओके। और खराब आपका समय अनुकूल नहीं है तो आप सब कुछ कर डालिए, कुछ भी नहीं होने वाला। तो आपके अकॉर्डिंग वास्तु काम करता है या नहीं करता है? देखिए वास्तु पर अब जो वास्तु का समय आ रहा है, नया वास्तु 2-3 सालों से, ये एक बड़ा स्कैम है, एक ज़बरदस्त स्कैम है। जैसे कुछ लोग इस पर वास्तु में सामने आ रहे हैं इन सब चीज़ों को बताने के लिए, जैसे वो बार चार्ट होता है और जो चक्र होता है वो गोल होता है। अब लोगों ने कहा इस गोल चक्र को आप रेक्टेंगुलर प्लॉट पर कैसे फिट करेंगे, तो बड़े अच्छे अच्छे वास्तु पे डॉक्टर श्रीकृष्ण जुगनू की बुक्स हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है, उसको पढ़ा जा सकता है। पुरानी वैदिक वास्तु, और मैं आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि रामायण में भगवान राम ने वास्तु किया है। अच्छा, हाँ, ये बताइए ये क्या चीज़ है? हाँ, जब ये कुटी बनाते हैं, शायद ये पंचवटी के पास की ही बात है, जब कुटी बनाते हैं तो भगवान राम कहते हैं कि लक्ष्मण इसका वास्तु कर लिया जाए, बिना वास्तु के घर में प्रवेश करना ठीक नहीं है। ओके। ये वाल्मीकि रामायण गीता प्रेस में है, मैंने खुद पढ़ा है। अच्छा, ये मुझे कभी नहीं पता था कि राम जी जी ने भी किया जी, है। और इसी से मुझे बड़ा वो हुआ कि वास्तु सही है पर जो करंट फॉर्म में है वो गड़बड़ है। तो लक्ष्मण जी से उन्होंने कुछ चीज़ें मंगवाने को बोली, उसमें से एक चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, थोड़ा विवादास्पद हो जाएगी, तो उससे हवन करना था। तो वो लक्ष्मण जी वो सारी चीज़ें संविधा वगैरह लाए और भगवान राम ने हवन किया और उसमें प्रवेश किए। ओके। तो ये मतलब जब कोई नया घर खरीदता है तो उसको वास्तु के अकॉर्डिंग क्या सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है जो सही है या नहीं वो देखनी चाहिए? देखिए मोटा मोटी जैसे मैंने आपको बताया, अगर समय खराब है तो कोई भी घर चलेगा। अच्छा, वास्तु आप आज के 10 साल पहले जो करंट वास्तु कोई नहीं जानता था, सिंपल तांबे का तार डाल देते थे, उसी में काम चल जाता था। तब भी अच्छे बुरे लोग होते थे, अमीर होते थे, गरीब होते थे, है ना। तो सिंपल इतना ध्यान रखें कि नॉर्थ में अगर आप मकान ले रहे हैं तो नॉर्थ में साफ सुथरा हो, नॉर्थ हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि और वो अगर आपका साउथ फेसिंग मकान है तब भी नॉर्थ आपका साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से धन के वो बनते हैं, आपके रास्ते खुलते हैं। और साउथ ईस्ट ठीक होना चाहिए। इन दोनों जगह पे टॉयलेट ना हो, बाकी सब चलता है। अगर वास्तु के कई लोग प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं, कई लोग कहते हैं दक्षिण मुखी मकान है, लोग नहीं लिए, और ये ठीक दक्षिण मुखी मकान को डिनाई करना और अच्छी खासी प्रॉपर्टी का ना बिकना ठीक उसी तरह है जिस तरह अच्छी खासी बेटियों की शादी मांगलिक होने के नाते नहीं होती। मांगलिक भी कोई बहुत प्रूवन फॉर्मूला नहीं है। हाँ, यहाँ तक कि गुड़ मिलान भी। अच्छा, हाँ, इसके बारे में भी बात करेंगे थोड़ा। जी। तो मांगलिक आपने एक चीज़ कही और गुण मिलान जी। अब बहुत सारे लोग अगर मांगलिक होते हैं तो वो ऐसे ही डर जाते हैं कि अब हमारी शादी नहीं होगी तो कैसे होगी। और बहुत सारे लोग ये ऐसे भी होते हैं जो कुंडली मिलाते हैं, गुण मिलाते हैं। तो ये कितने गुण पहली बात तो मिलाने चाहिए, और मांगलिक होने से क्या लोगों को डरना चाहिए? देखिए, मंगल किसी जगह बैठकर नुकसान कर सकता है, वो आवश्यक ही नहीं शादी का ही करेगा, ज़रूरी नहीं कि वो कई जगह नुकसान कर सकता है। पर मंगल मांगल्य है, उससे मांगल्य होता है। जो कहते हैं ना मांगलिक कार्यक्रम, जो शुभ शादी विवाह के कार्यक्रम का संबंध मंगल से है, तो मंगल को ये जो मांगलिक का कॉन्सेप्ट बनाया गया, ये
80% खराब है, इसको नहीं मानना चाहिए हमें। 7वें घर में 8वें घर में, दो जगह, 7वें घर में 8वें घर में मंगल हो तो आदमी को ध्यान देना चाहिए कि अगर हमें इस तरह का मिल जाए तो कर लें, लेकिन मैं इसको भी नहीं मानता हूँ। दूसरा, रही बात गुण मिलान की, तो रामायण पीरियड में शुक्र अस्त पर भी विवाह हो जाते थे। वहाँ रामायण पीरियड में सिर्फ ये देखा जाता था कि सूर्य उत्तरायण है, विवाह कर दीजिए, बस, और कुछ नहीं देखते थे। डॉक्टर राजबली पांडे की हिस्ट्री की कल्चर की एक बुक है, हिस्टोरियन है, उन्होंने लिखा कि गुड़ मिलान 400 साल पुरानी विधा है। मतलब अकबर काल के बाद, अकबर के बाद और हनुमान चालीसा जब लिखी गई उसके बाद की घटना। उसके पहले गुड़ मिलान नहीं होते थे। अच्छा, उसके पहले गुड़ मिलान नहीं होते थे। तो गुड़ मिलान में जो 36 गुण है, एक मिथ और है, कहते भगवान राम और सीता जी के 36 गुण मिले थे फिर भी अलग हो गए। मैं उन लोगों से पूछना चाहूंगा कहाँ पे लिखा है? तो वाल्मीकि रामायण में नहीं लिखा है? न वाल्मीकि में है, वाल्मीकि रामायण में है, न कम्मन रामायण में है, न हमारी रामचरितमानस में है। किसी जगह जब गुड़ होते ही नहीं थे तो मिलान का प्रश्न कहाँ उठता है? उस समय जब गुड़ मिलान होता ही नहीं था तो मिलता कैसे? तो गुड़ मिलान के चक्कर में अच्छे रिश्तों को मत छोड़िए। ये मेरा मतलब ऑडियंस से ये मेरा एक गुजारिश है कि अच्छे आपके रिश्ते जो आ रहे हों वो गुड़ मिलान के कारण कृपया उनको जाने मत दीजिए। गुड़ मिलान कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। मिलाना क्या चाहिए? दोनों कुंडलियों को मिला लीजिए। गुण मिलान तो नक्षत्र मिलान होता है ना। हाँ। दोनों कुंडलियों को देखिए, आपको जो जो मिलाना हो, इनके पास पैसे रहेंगे कि नहीं, इनके पास पैसे रहेंगे कि नहीं। पॉजिटिव पॉजिटिव मिलाना होता है, नेगेटिव नेगेटिव मिलाना होता है। इनकी लॉन्गेविटी उम्र है कि नहीं, दूसरे की लॉन्गेविटी उम्र है कि नहीं, दोनों का इमोशनल अटैचमेंट है कि नहीं। ये 5-6 चीज़ें देखी जाती हैं। तो हमारे गुरु के.एन. राव सर यही बताते हैं कि ये चीज़ें आप देखिए। तो कुंडली मिलान करके उनके एडिटरशिप में एक बुक भी है, लोग उसको खरीद सकते हैं। ओके। कुंडली मिलान करके, वो बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश में। ओके। तो ये तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है आपने बताई, क्योंकि बहुत से बार क्या होता है कि जब लोग एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो उसे बहुत सारे लोग हैं जो अंधविश्वास समझते हैं, जबकि एस्ट्रोलॉजी टेक्निकली एक साइंस ही है। बट हाँ, उसमें अगर आप फिर इतने बारीकियों में जाओगे कि ये स्पेसिफिक रेमेडी कर लो तो ये हो जाएगा, 36 के 36 गुण आप मिलाने जाओगे, अगर वो नहीं मिल रहे तो शादी नहीं करोगे, तो वो शायद उसको एक बहुत ही पोलराइज वे में देखना हो गया, जो आपको नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। ओके। और अगर हम फिर से बात करें कि मतलब 2025 में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, इनके लिए कैसा समय गुजरेगा? देखिए, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की अगर हम बात करें तो अमित शाह जी की कुंडली में हेल्थ का इशू है, बिगर इशू है। तो लेकिन फिर भी ऐसी कोई बड़ी घटना नहीं घटने जा रही। और मोदी जी और इनके लिए राजनीतिक रूप से ये ढलान का समय है। अच्छा। हाँ, ये ढलान का समय है। इसको मैं पूरा रिपीटेडली मैं बोल रहा हूँ, डंके की चोट पे, इन लोगों का ढलान का समय है। आश्चर्य ये है कि योगी जी की भी कुंडली उतनी अच्छी नहीं है। तो हो सकता है कोई और ऐसा आदमी तैयार हो रहा हो या बैठा हो जिसके बारे में हम जानते ही ना हो। तो 2025 कौन से पॉलिटिशियन के लिए बहुत अच्छा होगा? 2025 ऐसा जितने लोगों का मैंने देखा यहाँ पर बाकी लोगों में, तो किसी विशेष का तो बहुत अच्छा नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी और अखिलेश यादव जी का लगभग बराबर है। अच्छा। हाँ, अखिलेश जी का इसलिए बराबर है कि उनका बुरा समय नहीं आएगा। योगी जी का उनके बराबर इसलिए है कि उनका बहुत अच्छा समय नहीं आ रहा है। तो और बाकी जगहों पर बाकी पॉलिटिशियंस का तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। 2025 अरविंद केजरीवाल के लिए कैसा होगा? अरविंद केजरीवाल के लिए 2025 ठीक समय होगा। ओके। और ये भी मैं बता दूं, अरविंद केजरीवाल के साथ समस्या है।
उनके भी लॉन्गेविटी की प्रॉब्लम है, बहुत Okay. ज़्यादा आयु नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी की कुंडली में राजयोग है। और आम आदमी पार्टी चाहे खराब हो या अच्छी, पर वो अभी चलेगी। अच्छा, इसको चलेगी। लोग अच्छा माने या बुरा माने, पर वो अभी पार्टी चलेगी, आम आदमी पार्टी। ओके। हाँ, उनकी पत्नी के उसमें राजयोग है, ये तो थोड़े दिन पहले देखने भी मिला था। जब वो जेल में थे तब उनकी कुर्सी पे वही बैठी थी, उस पर कंट्रोवर्सी भी हुई थी काफ़ी ज़्यादा। पर अच्छा। हाँ, पर ठीक है, दैट इज़ पॉलिटिक्स, उसको साइड में रखे अगर हम बैक टू दिस कॉन्वर्जेशन। तो मैं आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी में भी न्यूमरोलॉजी को मानते हैं, कुछ लोग पामिस्ट्री को मानते हैं, आपने जैसे नाड़ी शास्त्र कहा, तो कुछ नाड़ी को देख के चीज़ें करते हैं। पर किस हद तक मानना चाहिए चीज़ों को, और किस हद तक आपको चीज़ें चेक करनी चाहिए? देखिए, मेरा अपना मानना है कि ऑकल्ट में, ये मैं पूरे निष्कर्ष के साथ बता रहा हूँ, 6 बरस की उम्र से मुझे ज्योतिष में मुझे ज्योतिष पसंद थी। सामने पड़ा हुआ कोई भी कुंडली होती थी रास्ते में, तो मैं उठा के जेब में रख लेता था। इस तरह का मेरा इंटरेस्ट था। ज्योतिष, पूरे अकल्ट साइंस में ज्योतिष ही एक ऐसी चीज़ है जो भविष्य बता सकती है। ज्योतिष में पराशरी ज्योतिष और नाड़ी, बाकी न्यूमरोलॉजी वगैरह ये एक फैशन है, कुछ दिन तक चल रहा है। और न्यूमरोलॉजी भविष्य बता दे, इस मैं ऐसा नहीं मानता। पर मैं ये जानना चाहूँगा कि न्यूमरोलॉजी क्यों नहीं बता सकता भविष्य? क्योंकि हम जिस संसार में रहते हैं, हम हर वक्त नंबर से घिरे हुए हैं। इनफैक्ट हमारे प्लैनेट्स भी 9 हैं, तो वो 9 ग्रह हम कहते हैं, तो 9 तो नंबर ही है। तो क्यों न्यूमरोलॉजी इतना जी। यूजफुल नहीं है? बता रहे हैं, जहाँ तक मैं न्यूमरोलॉजी को जानता हूँ, बहुत तो मैं जानता नहीं न्यूमरोलॉजी, ना मैं करता हूँ। न्यूमरोलॉजी 9 प्लैनेट को मान लीजिए, 9 नंबर तक मान लीजिए। लेकिन आप जब ज्योतिष के अंदर आते हैं, जैसे वैदिक ज्योतिष हुआ पराशरी, तो पराशरी में एक ग्रह हुआ, एक कुंडली हुई, उसके 64 टुकड़े हुए, कुंडली के 64 भाग किए गए। फिर वो ग्रह जगह जगह जाके अलग अलग फॉर्म में बैठता है। फिर वो देशक्रांत में, किस देशक्रांत में है, किस नवांश में है, दशांश में है, उसका इंदु लगन देखा जाता है। उसी तरह नाड़ी में डिग्रियां देखी जाती हैं। डिग्रियां इतनी इम्पोर्टेंट है कि मैं एक चीज़ आपसे शेयर कर रहा हूँ, जरूर। जबकि मुझे ये फॉर्मूला बताना नहीं चाहिए। सूर्य के साथ एक ग्रह है, मैं उसका नाम बताऊंगा तो लोग उसका मिसयूज करेंगे। सूर्य के साथ एक ग्रह है, अगर वो दोनों एक ही घर में सेम डिग्री पे आ जाएं, तो आदमी की आजीवन बच्चा नहीं होगा। अच्छा। अब ये न्यूमरोलॉजी कैसे बताएगी? राइट। हाँ। है ना? तो वहाँ पे डिग्रियों का खेल है, फिर नक्षत्र परिवर्तन है, दुनिया भर की बातें हैं। न्यूमरोलॉजी मुझे लगता है आदमी का एक बाहरी चीज़ें, इमोशंस वगैरह ये बता सकती है। लेकिन मैं अगर भविष्य की बात करूं, तो भारत का भविष्य न्यूमरोलॉजी से बताया जाए, या फिर किसी व्यक्ति को न्यूमरोलॉजी पे डिपेंड किया जाए। नेहरू जैसे व्यक्ति जो पूर्णतया सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट थे, उन्होंने लेटर लिखा था। वो लेटर मैं आपको किसी कार्यक्रम में दिखा सकता हूँ, मेरे एक मित्र के पास है, वो राव सर के पास था, तो उनसे उन्होंने रखा है। उन्होंने लिखा था, जब राजीव गांधी जी पैदा हुए तो उन्होंने लिखा था कि राजीव की कुंडली जल्द से जल्द बनवा लेना, और पब्लिकली ये नहीं मानते थे। ठीक अमिताभ बच्चन की माँ हमारे गुरुजी के पास, के राव सर के पास जाती थी, उन्होंने सब कुछ बताया। अमिताभ बच्चन जब चोट खाए तो उसकी साल भर पहले उन्होंने प्रेडिक्ट कर दिया था। इसी खुशी में 1 महीने उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ दिल्ली में किया, राव सर के घर पर उनके साथ। फिर बाद में यही लोग बाहर आए, मुकर गए कि ज्योतिष को नहीं मानते। अब हमारे गुरुजी नाराज हो गए, और गुरुजी ब्रह्मचारी आदमी हैं, लेकिन IAS भी हैं, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज में DG पद से रिटायर हुए। केतु प्रभावित व्यक्ति हैं, ना कुछ पैसे रखे ना कुछ रखे, बस उनका कॉफ़ी और थोड़ा सा भोजन, खिचड़ी, यही है। आपके पास में पॉलिटिशियंस आते हैं एस्ट्रोलॉजिकल अपने चार्ट्स जानने के लिए? बहुत आते हैं। सबसे ज़्यादा जब पॉलिटिशियंस आते हैं, क्या सवाल पूछते हैं? वो अपने बारे में कम, दूसरे के बारे में ज़्यादा पूछते हैं।
मैं आपको एक कहानी बताऊं। हाँ 2008 की बात है। मैंने उस वक्त इंडिया शाइनिंग प्रोग्राम चल रहा था। सबने मान लिया था कि 2009 में आडवाणी जी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि अटल जी बीमार हो चुके थे। अटल जी के सबसे खास दोस्त थे जसवंत सिंह। मैंने प्रिडिक्शन करी दैनिक जागरण में कि आडवाणी नहीं बनेंगे, वो मेरे पास प्रिडिक्शन आज भी है। तो वो पहली बात तो एडिटर ने बड़ा ये किया कि ये नहीं छाप सकते हैं हम, तो उसको ग्रहों के चक्र में फंसे हैं आडवाणी, इस तरह उन्होंने डाला। फिर वो प्रिडिक्शन जसवंत सिंह जी पढ़े और बहुत खुश हुए, क्योंकि वो अटल गुट के थे, तो वो आडवाणी नहीं बनेंगे इससे बहुत खुश हुए। लेकिन ज्योतिषी की आदत, पत्रकार और ज्योतिषी की आदत खराब होती है। हमने 1 साल बाद प्रेडिक्शन कर दी कि जसवंत सिंह का बहुत बुरा समय आने वाला है। तो जो आडवाणी गुट के लोग थे उन्होंने मुझसे संपर्क किया गया, ये बढ़िया। और फिर उनका बुरा समय क्या, पार्टी से निकाल ही दिए गए, उनको हेड इंजरी हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। इसके बाद और भी बहुत पॉलिटिशियंस हैं लखनऊ में, तो मैं नहीं नाम ले सकता। जी। तो लोग संपर्क करते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कोई मतलब बताने में कोई शर्म नहीं होती। लेकिन आपको शायद आश्चर्य होगा कि दिल्ली में, नई दिल्ली में वो तंत्र का अखाड़ा बन गई है। तंत्र का अखाड़ा बन तंत्र, पॉलिटिशियंस, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ। उन्होंने तंत्र में, कई लोग तो, एक ही तंत्र एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कुछ बदल देती है। मैं यहाँ पे मानता हूँ तंत्र तो तंत्र सिस्टम है, जिसको बोलते हैं स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं। तो तंत्र एक बहुत कुछ बदलती है, लेकिन उतना नुकसान करती है। तो लोगों ने तंत्र के माध्यम से लोगों का नुकसान करवाया, अपना स्वास्थ्य सही किया। कामाख्या में रोज बलि दी, आज भी बलि दी जाती है एक पॉलिटिशियन के नाम से। डेढ़ फुटिया नाम का एक गैर मानवीय जीव होता है, जिसको आप भूत कहिए, प्रेत कहिए, कुछ इस तरह का है, वो तंत्र का है। तो लोगों ने 1.5 फुटिया खरीद रखे हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी के पॉलिटिशियंस ने तंत्र का इस्तेमाल किया है। हाँ, 1.5 फुटिया जो होता है उसका इस्तेमाल किया है, और कामाख्या में बलि भी दी जा रही है। और मैं एक चीज़ और बताऊं, मैं नाम बिल्कुल नहीं लूंगा, ना आप पूछिएगा। जी। एक पॉलिटिशियन ने क्या किया, 1.5 फुटिया, उनके खिलाफ कुछ केसेस थे, कुछ सबूत थे, वो सत्ता में हैं, तो उन्होंने क्या किया, 1.5 फुटिया के हिसाब से वो उन फाइल, जहाँ फाइल रखी थी, 1.5 फुटिया जाके उनको फूंक दिया, आग लगा दिया। ये सच में हुआ है? ये सच में हुआ है। देखिए, मैं भूत प्रेत ऐसा इस तरह तो मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन जो ब्रह्म है, प्रेत हैं, और ये आसुरी शक्तियाँ, ये आसुरी शक्तियाँ हैं ना, 1.5 फुटिया वगैरह, ये तो किसी को क्या करें, किसी का मर्डर कर दें, पता चला कल को। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं और धड़ल्ले से चल रही है, और दिल्ली इसी पर टिकी है इस समय। क्या बात कर रहे हैं? और मैं एक पॉलिटिशियन है, बिल्कुल नाम नहीं लूँगा ना, अच्छा मतलब आप भी मत इशारा करिएगा, वो उनको रातों में भूत दिखते हैं। अच्छा, रातों में भूत दिखते हैं। फिर उनको अभी तो कुछ इलाज के बाद सही हुए हैं, नाम बिल्कुल नहीं ले सकते, आप सुनेंगे तो आप आश्चर्य हो जाएगा। और फिर अपना खाना 5 जगह मंगवाते हैं, तुम खाओ, तब मैं खाऊंगा। भ्रम होने लगा है बहुत चीज़ों का। ओके। तो ये स्थिति है। इस संपूर्ण सर्वोच्च सत्ताओं के में से कुछ लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जो ऊपरी लोग, सबसे बड़े लोग हैं। और बाहर रह के ये लोग इतने तांत्रिक, इतने रैशनल बनते हैं, और अंदर ये हाल है कि तंत्र क्रिया करवा के कई लोग तो जब मरे, जैसे गोवा के चीफ मिनिस्टर पनिक्कर जी, सुषमा स्वराज, और उस समय 4-5 लोग इकट्ठे गए थे, अनंत कुमार। तो इसमें भी कुछ लोगों ने तंत्र का एंगल ढूंढा था। मतलब मनोहर पारिकर जी, सुषमा स्वराज जी, इनकी मृत्यु के पीछे तंत्र का एंगल है। कुछ लोगों ने ये बात मानी थी। और मैं बता दूं तंत्र से कैसे मारा जा सकता है। एक भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी संभवतः इंदिरा गांधी से भी ज़्यादा तांत्रिकों का प्रयोग करते थे। बताइए,
अच्छा, हाँ, आपके पास कोई कहानी है इसके मेरे बारे में? बिल्कुल कहानी बताइए। कहानी ये है कि राजीव जी तांत्रिकों से जुड़े रहते थे। उनके घर में चंद्रा स्वामी की गाड़ी रेस्कोस रोड पे सीधे अंदर आती थी, सेम चंद्रशेखर के पास। तो राजीव गांधी थोड़ा कम पढ़े लिखे थे, चंद्रशेखर थोड़ा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे थे, तो रेशनल तरीके से करते थे। तो वो अवधूत भगवान राम वगैरह को मानते थे। तो राजीव गांधी उस समय चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के थे, वीर बहादुर सिंह, आपने शायद नाम सुना हो, बहुत ही सख्त चीफ मिनिस्टर थे। तो कांग्रेस का जो भी चीफ मिनिस्टर हुआ करता था उस समय, वो बहुत प्रभावी हो जाता था और वो शीर्ष सत्ता को चुनौती देता था दिल्ली की। तो इनको लगा, देखिए मैं खुद देखा नहीं हूँ, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट सोर्सेस, बहुत बड़े बड़े सोर्सेस से मुझे ये कहानी पता है। इनको लगा कि ये आदमी कुछ हमारे लिए मुसीबत बन जाएगा। उनको चीफ मिनिस्टर से हटा के इंडस्ट्री मिनिस्टर बना दिया इन्होंने, और बनारस में मारन जाप करवाया, ओके। जिसको कहते हैं मूठ चलवाना। स्पेन से आ रहे थे वीर बहादुर सिंह एज ए इंडस्ट्री मिनिस्टर, और वो प्लेन में ही खत्म हो गए। ये राजीव जी का काम था। तो तंत्र जो करेगा, ये सारी कहानियां एक संत को बताई गई जो इलाहाबाद में आए हुए थे। उन्होंने कहा ये लोग देखिए क्या क्या कर रहे हैं, इंदिरा जी के बारे में कुछ कहा। तो इन्होंने कहा कि ये सब ऐसी मौत मरेंगे कि राजीव जी के बारे में तो ये शब्द था कि इसका शरीर नहीं पकड़ में आएगा क्या क्या है। वही हुआ फिर लोटो का जूता था, उसी सिर्फ जूते का पता चला, बाकी पूरी बॉडी में कॉटन भर के रखा गया। तो ये कहानी तो मुझे बड़ा खराब लगा। और ये भी मैं बताता हूँ, मैं पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ कि सब एक जैसे हैं। कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल, कोई विचारधारा, कम्युनिस्ट, हिंदू, मुसलमान, स्थिति ये हो गई है कि मुस्लिम व्यक्ति हनुमान चालीसा और महामृत्युंजय करवा रहे हैं। अच्छा, हाँ, और बाहर आके सबसे ज़्यादा वो धर्म के नेता बने हुए हैं। इसी मुंबई में एक आदमी है, पॉलिटिशियन नहीं है, हाँ। बड़े आदमी हैं। तो उनसे मैंने कहा कि उपचार तो है, पर मैं अनशन उपचार बताता नहीं, मंत्र और ये है। जैसे 10 महाविद्या बहुत अच्छा बताया गया है। उनका बताइए मैं सब करवाता हूँ। उन्होंने कहा मैं महामृत्युंजय करवाता हूँ, हनुमान चालीसा करवाता हूँ। तो हमने कहा महाविद्या करवा लीजिए। उन्होंने करवाया। मुस्लिम इंसान है ये, मुस्लिम है। और वो बाहर टोपी निकाल के, टोपी लगा के पूरा एकदम दाढ़ी वाड़ी निकलते हैं। तो आदमी के दो चेहरे हैं, आगे बढ़ने के लिए दो चेहरे रखने पड़ते हैं। तो ये आपके हिसाब से मतलब हर पॉलिटिशियन तंत्र का इस्तेमाल कर रहा है इस वक्त? मैं हर की बात नहीं कर सकता, मैक्सिमम कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग कर रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश की एक कहानी बताता हूँ। भारत के सबसे बड़े तंत्र की पीठ जो है वो गोरखनाथ है। हाँ। वो गुरु लोग दिग्विजयनाथ जी, अवैधनाथ जी को दिए अपनी विद्या। अवैधनाथ जी ने आदित्यनाथ जी को दिया, योगी आदित्यनाथ। हाँ। तो जब योगी जी चीफ मिनिस्टर बने तो दिल्ली उनको तंग करना शुरू कर दी शुरू में ही। तो मेरा एक छोटा भाई समान है, वो उन योगी जी का बड़ा खास है, मतलब उनसे कोई भी बात कर सकता है। तो उसने कहा कि महाराज जी क्या हो रहा है, तो बड़ा तंग कर रहे हैं। तो महाराज जी मतलब योगी आदित्यनाथ जी ने कहा 90 दिन अगर मैं बच गया तो उत्तर प्रदेश की कुर्सी में तभी छोड़ूंगा जब मैं ऊब जाऊंगा। ये शब्द थे। उन्होंने कहा जब ऊब जाऊंगा, मेरा मन नहीं कहेगा कि छोड़ दो अभी से, जाओ, तभी। और वही हुआ। दूसरी चीज, उनके कुछ राइवल थे जो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, नाम आप जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं। तो योगी जी के खिलाफ जो सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, वो इन्हीं के साथ हेलीकॉप्टर से दिल्ली आते हैं। बीच में वो कहते हैं हमको यहीं रुकना है, कुछ काम है। योगी जी समझ गए, वो आगे बढ़े। रात में वो तंत्र हो रहा है। तांत्रिक सुबह खून की उल्टियां करने लगा। उसने पूछा करे किसके खिलाफ करा रहा है ये तो बहुत बड़ा तांत्रिक है। तो ये स्थिति होगी। उसने कहा जान बची और दोबारा मेरे पास मत आना। इसके पहले की मैं एक कहानी बता दूं।
2014 के इलेक्शंस की बात है। प्रधानमंत्री पद के 2-3 दावेदार थे, मैं नाम नहीं लूंगा, आप सभी जानते हैं। 2-3 में एक मतलब छत्री थे, अब क्या इससे ज़्यादा बताना, तो वो भी किए, सबने अपना अपना पूजा करवाई और इनका प्रसाद कुत्ते ने जूठा कर दिया। तो ये सब चल रहा है। बताइए, वी आर ए साइंटिफिक नेशन, मतलब एक तार्किक, हमें एक तार्किक समाज की स्थापना करनी। मैं एक ज्योतिषी होते हुए बोल रहा हूँ, मैं बीएससी हूँ, मैं एक ज्योतिषी होते हुए बोल रहा हूँ। ज्योतिष को मेरे गुरु ने सुप्रीम कोर्ट में जीता है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, तब बची है, किसी की बदौलत नहीं बची है। ज्योतिष पर बैन होने जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको डिफेंड करो, नहीं तो हम बैन कर देंगे। राव सर ने बहुत लोगों को फ़ोन लगाया, कोई नहीं राजी हुआ। 103 डिग्री बुखार में वो जाके सुप्रीम कोर्ट में इन पर्सन लड़े और जीते। ज्योतिष को उन्होंने प्रूफ किया, फिर वो जाके यूनिवर्सिटीज़ में गई। ओके, तो बेसिकली पॉलिटिक्स पूरा तंत्र का एक युद्ध मैदान बन चुका है। अब देखिए, मैं मुंबई में हूँ तो मुझे मुंबई के बारे में तो ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन दिल्ली हमारे करीब में है और दिल्ली में तो यही हो रहा है। ओके, हाँ। अच्छा, जो छोटे छोटे पॉलिटिशियंस हैं, विधायक और एमएलए, एमपी, ये भी बेचारे अपना जहाँ तक इनकी पहुँच करवा रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ। पर अगर किसी पे तंत्र हो रहा है, जैसे आपने बीच में कहा कि योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर भी तंत्र का इस्तेमाल करवाया गया था, अगर कोई प्रयास किया गया, कोई एक आम इंसान है जैसे मैं हूँ, मेरे ऊपर अगर कोई तंत्र का कुछ भी करवा रहा है, उससे मैं बचूंगा कैसे फिर? देखिए, इसमें 2 फैक्टर है। एक तो अगर आपकी कुंडली में लिखा है कि आप बचेंगे तो आप बचेंगे ही। कुंडली अंतिम फैक्ट है, अंतिम तर्क कुंडली है, अंतिम फैक्ट कुंडली है। अगर उसमें आपका बच के निकलना है तो आप बच के निकल जाएंगे। दूसरी चीज़, बचने की जहाँ तक बात है, आदमी को किसी एक देवता पर डिपेंड रहना चाहिए। देवता भगवान नहीं होते, हाँ, और भगवान ईश्वर नहीं होते। ईश्वर एक है जिसका अभी तक कोई लता पता नहीं है। तो हमें एक देवता पूजना चाहिए, जैसे हनुमान जी हुए, ये देवियाँ हुई। तो मैं हनुमान जी और देवी, इन दो को मैं साधता हूँ। बाकी हर व्यक्ति को कुछ न कुछ पकड़े रहना चाहिए। और मैं इस संप्रदाय से हूँ, राधा स्वामी से हूँ, ये ज़्यादा चक्कर में ये बेचारे पड़ जाते हैं, इनके पास कोई पावर रहती नहीं। तो पावरफुल मतलब हनुमान जी, पावरफुल मतलब दुर्गा, काली, ये 2 माताएं, इन लोगों का। और फिर अगर आपकी कुंडली में लिखा ही है तो वो तो होगा ही। तो कुछ लोग मतलब ऐसी कुंडली लेके ही पैदा होते हैं कि मतलब दिख ही जाता है उनके बर्थ में जब वो कुंडली बनाई जाती है कि कुंडली में कभी कभी ये योग बनता है कि ये तंत्र की क्रिया से इनका ये होगा। अच्छा, मतलब पहले से ही पता चल जाता है आपको। ओके, कुंडली की एक घटना बताऊं। एक व्यक्ति थे, बहुत वृद्ध ज्योतिषी ने, करीब 150 साल पुरानी घटना है। उनको कहा कि तुम्हारी दोनों आंखें आज खराब हो जाएंगी, फूट जाएंगी, बोलते हैं आंखें फूटना। उन्होंने कहा आंखें फूट जाएंगी। तो जिस दिन के बारे में उन्होंने चर्चा की, उस दिन उन्होंने कहा मैं दिन घर से बाहर निकलूंगा ही नहीं। वो घर से बाहर नहीं निकले। जब शाम अंधेरा हो गया तो निकले, उन्होंने कहा मैं तो बच गया। तो जो अरहर का जो पौधा होता है वो बहुत कड़ा होता है, वो इतना नुकीला कि किसी को अगर आदमी मारे तो चाकू की तरह घुस जाएगा। उधर से कुछ महिलाएं अरहर का वो पौधा लेके आ रही थी, इधर से ये जा रहे थे, दोनों आंखों में घुस गया। तो इस लेवल की सत्यता होती है कुंडली में। ओके, बचते कैसे हैं लोग, मैं ये भी बता दूं। उसमें 4, 5, 6 लिखना और कन्वोलेक्सा बोलने से नहीं बचता कोई। बचते कैसे हैं? के.एन. राव सर के, हमारे गुरु जी के एक रिलेटिव थे, लड़का था उस वक्त, अब तो सीनियर, अब तो रिटायर हो गए हैं, उस वक्त बच्चे थे, राइट, मतलब 20-25 साल के। तो वो कहते थे अंकल मेरा देख लीजिए, अंकल मेरा देख लीजिए। तो कहते थे अपना काम करो। और राव सर किसी की कुंडली उंडली नहीं देखते थे, कुंडली ले लेते थे, अपना रिसर्च करते थे, छोड़ देते थे। वो खाना वाना खा के गए, उस रात उसने फिर कहा मेरा देख लीजिए। जब ऊपर जाते हैं अपने रूम में ये, तो फैन चलने के कारण वो रजिस्टर मेंटेन रखते थे,
उनके रजिस्टर का कुछ पन्ना पलट गया और उसी लड़के की कुंडली दिख गई। कुंडली में मारक समय दिख रहा था। मारक समय, वैदिक ज्योतिषी डेथ नहीं बता सकते लेकिन मारक समय बताती। तो उन्होंने क्या किया कि उसको, उस लड़के के जितने रिलेटिव हैं, देखिए कितनी सिंपली उन्होंने कहा कि सभी लोग फोन कर करके कि तुम लोग महामृत्युंजय का जाप करो, इसके नाम से महामृत्युंजय का जाप करो। तो वो लोग चुपचाप जाप करना शुरू कर दिए। 3 महीने बाद, वो लड़का इंजीनियर था, 3 महीने बाद, और सर पे लोग इंजीनियर लोग लगाते ही हैं, उनके ऊपर 200 बोरी सीमेंट गिरी। और सीमेंट ऐसे गिरी, अच्छा, इधर से सारी सीमेंट ऊपर और बीच में ये एकदम ऐसे बच गए। तो इसको बचना कहते हैं। हाँ। इसको रेमेडी कहते हैं कि रेमेडी किया गया तो इस तरह बचे, नहीं तो मरते तब भी ना, हो सकता है कि पूरा अंग खराब हो जाता, सब कुछ हो जाता। इसमें उनको सीमेंट का एक मतलब 1 किलो सीमेंट भी उनके ऊपर नहीं गिरी। ओके, तो ये मतलब बहुत हद तक हम चीज़ें कर सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी से प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं। इनफैक्ट 100% कुछ रेमेडीज जो इस तरह की रेमेडीज है जो काम भी करती है। हाँ, काम मतलब आपको बहुत बड़ी बीमारी है तो छोटी बीमारी, लेकिन मृत्यु नहीं टलेगी नहीं। पर आप उसे किसी तरह से हैंडल कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। और रेमेडी ये वाली नहीं, ये सब जो हमारे मंत्र हैं वही रेमेडी है। ओके, जैसे विश्व की सबसे बड़ी रेमेडी विष्णु सहस्त्र नाम है, उससे बड़ी कोई रेमेडी नहीं। लेकिन जो विष्णु सहस्त्र नाम ना कर पाए उनके लिए सबसे बड़ी रेमेडी है राम राम। ओके, हाँ। विष्णु सहस्त्र नाम जिसे नहीं पता क्या है, उनके लिए एक्सप्लेन कर सकते हो आप? देखिए, विष्णु सहस्त्र नाम भगवान विष्णु की सबसे बड़ी आराधना है। विष्णु सहस्त्र नाम भगवान कृष्ण ने भीष्म जी से कहा कि आप कुछ कहिए, तो उन्होंने कहा माधव मैं क्या कहूँ, ये पूरी छलनी हुई है। सरसैया पर जब लेटे हुए थे तो भगवान ने कहा कि मैं आपके सीने पे हाथ रख रहा हूँ, अब आप बोलिए। अब जहाँ पर भगवान हाथ रख दिए वहाँ पीड़ा खत्म हो गई। फिर उन्होंने जो बोला है, भगवान के 1000 नाम बोले हैं, लेकिन विष्णु के 1000 नाम एक अलग चीज़ है, सहस्त्र नाम, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अलग है। तो वो विष्णु सहस्त्र नाम हुआ। उसको सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जगत गुरु शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने। फिर उसके बाद कुछ और लोगों ने किया, फिर गुरु जी के राव सर ने किया, और दक्षिण में तो ये चलता है, उत्तर में अब आया। एक मिथ और भी बता दूं, भगवान विष्णु के दिन को लोग बृहस्पतिवार मानते हैं, पर वो बुधवार है। अच्छा, बुधवार है। ओके, तो ये मतलब अगर कोई विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे तो उसे अपने लाइफ में क्या चेंजेस देखने मिलेंगे? मतलब आप ये समझ सकते हैं, कोई अच्छा सा अच्छा जो वस्त्र पहन सके, अच्छा सा अच्छा खाना खा सके, अच्छी से अच्छी लाइफ कर सके, उसी तरह अच्छी से अच्छी रेमेडी में यही है विष्णु सहस्त्र नाम। और व्यक्ति को कुछ भी नहीं करना है, खुद करना है। अगर वो नहीं कर सकता, ये मेरी राय है, राव सर तो सबसे ज़बरदस्ती करवाते हैं। यूएस में उनके शिष्य लोग जो इंग्लिश हैं, अंग्रेज हैं, गोरे हैं, वो करते हैं। ओके, तो खूब बढ़िया प्रोनाउंसिएशन में करते हैं। तो किसी ब्राह्मण को बुलवा के आप 12 पाठ बुधवार को करवा लीजिए। ओके, हर बुधवार की, और शाम को ही ज़्यादा अच्छा है। दिन में भी किया जा सकता है, लेकिन अगर शाम को किया जाए तो ये ज़्यादा काम करता है, क्योंकि विष्णु जी का समय शाम का है। ओके, और जब हम किसी की कुंडली देखते हैं या किसी का प्रेडिक्शंस वगैरह जो भी हम कर रहे हैं, उसमें डिवोर्स कब होगा ये भी पता चलता है? 1000%। ओके, मैं बताऊं आपको, डिवोर्स तो एक कहानी, मतलब इस पर तो बात ही नहीं किया। डिवोर्स डिवोर्स डिवोर्स, सुबह शाम मैं इससे तंग आ गया हूँ। और मेरे लिए मुझे लगता है कि लोग क्यों नहीं रह सकते एक साथ, क्या दिक्कत है लोगों को। इंडोनेशिया की एक महिला, उसने इंडियन से शादी की,
वो 3 बार भाग गया डिवोर्स दे के फाइल करके। तो मैं आपसे बताऊं, ऐसे मैंने परसों कुंडली खोली, हमने कहा डिवोर्स हो गया कि होने वाला है। मात्र 2 प्लेनेट हैं, उनका 2 प्लेनेट से कनेक्शन, ये है नाड़ी। कौन से प्लैनेट्स होते हैं ये? मतलब उसमें केतु महत्वपूर्ण है। ओके। मैं इतना बता सकता हूँ कि केतु महत्वपूर्ण होता है, जबकि डिवोर्स के लोग राहु से जोड़ते हैं, मंगल से जोड़ते हैं, शनि। केतु पूरी नाड़ी ज्योतिष का सबसे बड़ा विलन है और स्पिरिचुअल, सबसे स्पिरिचुअल प्लेनेट भी है वो। पर आपके इसमें एक दिन में मतलब आपको जितने भी कॉल्स आते हैं उसमें से डिवोर्स रिलेटेड कितने कॉल्स होते होंगे? बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल किया। मेरे पास, मैं क्षमा के साथ कहता हूँ, मेरे पास जितने कॉल्स आते हैं उसमें 90% तो शादी की होते हैं, शादी नहीं हो रही है, और 90% में 80% वो 38 पार कर चुके लोग होते हैं, और तो 90% शादियों के आते हैं और उसमें से 40% डिवोर्स के होते हैं। ओके। सवाल, अब आप समझ सकते हैं ये समस्या इतनी बढ़ चुकी, लोग एक दूसरे को झेल नहीं पा रहे हैं, टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। ये ट्रेंड कहाँ से शुरू हुआ आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि भारत में डिवोर्स के लिए तो कोई शब्द ही नहीं था, संस्कृत में कोई डिवोर्स के लिए शब्द ही नहीं है, हिंदी में भी नहीं। हाँ, हिंदी में भी नहीं है। हिंदी में भी नहीं है। देखिए, इसका सोशलॉजिकल रीजन है, एस्ट्रोलॉजी तो मैं बता ही चुका हूँ क्यों डिवोर्स होता है। जब दोनों लोग इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो गए तो डिवोर्स हो गया, और एक आदमी अगर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट नहीं हुआ, गांव में डिवोर्स रेट कम है। बस यही एक कारण है, डिपेंडेंसी रीजन है, डिपेंडेंसी है। और दूसरा, लोग अब स्वच्छंद होना चाहते हैं। 60 साल की एक महिला कह रही है मुझसे, मेरा बॉयफ्रेंड कब तक मेरे साथ रहेगा। शी यूज द वर्ड बॉयफ्रेंड। ओके। मुझे ऑकवर्ड लगा, तो फिर उन्होंने किसी बात पे बोला कि मेरी उम्र बताइए। हमने कहा उम्र मैं नहीं बताता, बुरी स्थितियों में बताता हूँ। तो कहें मेरी 60 साल तो हो ही गई है। हमने कहा कि इसके अलग चार्जेज हैं। वो मुझसे उसके लिए झगड़ा कर पड़ी। फिर मैंने कहा कि जब आप उम्र जानने के लिए परेशान हैं, इसका मतलब आप अपने को बूढ़ा मान रही हैं, फिर भी आप बॉयफ्रेंड, और बॉयफ्रेंड से शादी कब होगी? और सुनिए, कह रहे जिसके साथ मैं 20 साल से रिलेशन में हूँ। अच्छा। तो हमारी सोसाइटी कहाँ जा रही है, आप ये सोचिए। ओके। हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो ये अगर मैं आपसे इस तरह से पूछूं कि मतलब, क्योंकि आपने ये बात कही कि हमारी सोसाइटी जो पहले हुआ करती थी उससे बहुत ज़्यादा एक दूसरे दिशा में निकल गई। जो रामायण के वक्त की सोसाइटी थी, जो श्री राम और सीता माँ का एक दूसरे के लिए प्रेम था, कि वो अलग होने के बावजूद भी वो प्रेम तो एग्जिस्ट करता था, आज वो नहीं है। तो 2030 अगर हम देखें, 2050 अगर हम देखें, तो ये भी प्रेडिक्शंस किए जा सकते हैं कि भारत 2050 तक किस डायरेक्शन में जाएगा सोसाइटी वाइज। 2050 तक शादी होना कुछ इस तरह का होगा कि फलाने ने मस्जिद बन लिया है, फलाने की शादी हो गई, तो लोग देखने जाएंगे कि कैसी होती है शादी, शादी वाले लोग कैसे होते हैं, क्या करते हैं। जैसे जू में एनिमल्स देखने जाते हैं। हाँ, जू में एनिमल्स, ये 100% है। ओके। हाँ। और इसके पीछे रीजंस क्या होंगे? सोशियोलॉजिकल रीजंस है या एस्ट्रोलॉजिकल रीजंस है? एस्ट्रोलॉजिकल रीजन नहीं है, एस्ट्रोलॉजी तो मात्र बता देती है। एस्ट्रोलॉजी तो बता देती है, रीजन सोशियो इकोनॉमिक है। ओके। इकोनॉमिक डिपेंडेंसी हो गई, पैसे आ गए जेब में, फिर कोई दिक्कत नहीं। ओके। एक चीज़ जो मैं आपसे और जानना चाहूँगा, अगर आप बता सकते हैं ये चीज़, रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप वापस से यूएस के इलेक्शंस जीत के प्रेसिडेंट बन के आ गए, उनके लिए 2025 कैसा होगा? क्योंकि यूएस में जो होता है वो पूरे दुनिया के ऊपर उसका अफेक्ट होता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को मुझे नहीं कहना चाहिए, ज्योतिष बिरादरी ने हरा दिया था, सभी ने हरा दिया था, इवन मीडिया ने भी हरा दिया था। लेकिन कमला हैरिस का केतु इतना खराब था कि मुझे देख के लग गया था। मेरे पास मतलब चैट्स हैं जो मैंने कुछ अमेरिका के लोगों को भेजे थे कि कमला हैरिस जो है हार रही हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जीत तो गए हैं, लेकिन ये बहुत समस्या पैदा करेंगे।
पूरे दुनिया के लिए या पूरी अमेरिका दुनिया के के लिए, अमेरिका के लिए भी। बस अभी शुरुआत इनको फॉर्म में आने दीजिए। लिए? जिस तरह का इनका व्यक्तित्व है उसी तरह का काम करेंगे। और इसीलिए शायद जो आपने वॉर्स वाली बात कही कि वॉर्स बढ़ जाएंगे अभी कहे ना 2030 तक। इन्होंने बोला एक चीज कि मैं युद्ध रुकवाऊंगा, तो वो ये नहीं कह रहे मैं युद्ध रुकवाऊंगा, वो कह रहे मैं युद्ध करवाऊंगा। अभी आप देखते जाइए। दूसरा, इनका एक धर्म के खिलाफ ज़्यादा, विशेष धर्म के खिलाफ इनका ज़्यादा वो रहता है, जो कि बाइडेन में नहीं था, या फिर जो भी डेमोक्रेट होते हैं वहाँ के प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट्स नहीं रहती। अगर रिपब्लिकन का, जैसे इंडिया में बीजेपी है, तो राइट विंग वो भी हैं, डोनाल्ड ट्रम्प भी, तो उनका एक धर्म के खिलाफ, और वही चीज़ इग्नाइट करेगी। ओके। और कनाडा में भी हाँ, मान लीजिए रेजिम चेंज होता है तो वहाँ भी इसी तरह की चीज़ें दिखती हैं। वो सेंसिटिव जोन कनाडा, यूएस और जो मुस्लिम प्रभावित सबसे ज़्यादा हो जाएगा आपका यूरोप। ओके। हाँ, वो तो दिख ही रहा है कि हो रहा है। यूरोप में बहुत बड़ी मतलब बदलाव आने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। सोशोलॉजिकल बदलाव, सोशलॉजिकल बदलाव आने वाला है, डेमोग्राफिक चेंज आने वाला है। हाँ, वो तो होते हुए दिख ही डेमोग्राफिक रहा चेंज हो है। जाएगी। वो तो अभी भी दिख ही रहा है मान लीजिए होते कल हुए। को आप कहें कि इंग्लैंड के, यूके के प्रधानमंत्री मोहम्मद उस्मान, इस तरह का हो जाएगा। हाँ, मैं अभी भी कुछ मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो यूके में पढ़ रहे हैं, तो वो लंदन के मुझे वीडियोस वगैरह भेजते हैं कभी कभी। तो अच्छा, उन्हें मतलब वो जो वीडियोस भेजते हैं मुझे देख के लगता ही नहीं कि वो लंदन है। मुझे देख के यही लगता है कि यार ये मतलब शायद कराची वहाँ पे है, अच्छा। इस तरह से वो दिखाई पड़ता है। तो वो डेमोग्राफी चेंज तो होते हुए दिख रही है, और शायद वहाँ की गवर्नमेंट्स को भी पता है, और वो इसके ऊपर कुछ कर नहीं रही है। नहीं क्योंकि कर रहे हैं। जर्मनी में भी सेम चीज़ हो रही है। हाँ, जर्मनी नहीं, पूरा यूरोप का यही हाल है। ओके। तो मतलब आपके अकॉर्डिंग 2025 से लेके 2030 तक थोड़ा टर्मोइल पूरी दुनिया देखने वाली है। बहुत जबरदस्त टर्मोइल। एक जो मेरी इंडिविजुअल रिसर्च थी, मैं इस पर भी बताना चाहूँगा, जो मैंने 2011 में करी थी या 2010 में। वो रिसर्च थी 2039 भारत में नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए, जिसमें नॉर्थ ईस्ट होगा, बंगाल होगा, थोड़ा सा बिहार का रीजन होगा, इवन थोड़ा सा उड़ीसा भी रहेगा, पूरा कलकत्ता, बंगाल, और इनका बांग्लादेश से जुड़ के इतना बड़ी तबाही होगी, करोड़ों लोग मारे जाएंगे। मतलब वॉर होगा, नेचुरल कुछ होगा? नहीं, नेचुरल, ये लोग आपस में एक सांप्रदायिक दंगा होगा। उसको दंगा शब्द, दंगे में तो कुछ हजार लोग होते हैं, सांप्रदायिक क्लैश होगा, उसमें करोड़ों लोग खत्म हो जाएंगे। 2039 ज़्यादा दिन नहीं है, लगभग हम लोग तो सब देख ही लेंगे इसको। ये बहुत बुरा समय है। ये मेरे पास से ये बाकी कोरा वगैरह में ये सब मेरी प्रेडिक्शन पड़ी हुई है। हालांकि उसको मैंने उस वक्त की मेरी वेबसाइट्स वगैरह में थी, पर ब्लॉग में अभी भी पढ़ा है, ये मैंने देखा था, और ये बड़ा खराब होने जा रहा है। मतलब वो रीजन बहुत सेंसिटिव है हमेशा, अभी भी मणिपुर में जो हो रहा है वो तो सभी को पता ही है। जो बंगाल है और बांग्लादेश, ये रीजन भारत के लिए कभी भी युद्ध का अखाड़ा भी बन सकता है। मतलब बांग्लादेश से भारत का कभी भी तनाव बढ़ सकता है। ये तो अभी भी रीसेंट टाइम्स में भी बढ़ा हुआ ही है। वहाँ पे जब से गवर्नमेंट बदली है, शेख हसीना वहाँ से भाग निकली, उसके बाद से तो सभी को पता है कि क्या हो रहा है बांग्लादेश और भारत के रिलेशंस के बीच। वो उसमें अब हिंसा आएगी और हिंसा बढ़ेगी वहाँ पे। डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में कुछ हो जाए। ओके। तो मतलब पर फिर जैसे आपने कहा कि ये 2039 की ये बात आपने बताई कि आपकी रिसर्च में आपको ये पता चला, जो कि एक प्रेडिक्शन है, पर अच्छा टाइम दुनिया के लिए फिर कब होगा? जब मतलब सब कुछ शांत हो जाए, सब कुछ सही चल रहा हो, राम राज्य वाला समय। राम राज्य तो मैं नहीं कह सकता। एक कॉन्सेप्ट है जो मेरा अपना है, पुराणों में कलयुग को लाखों साल का बताया गया है, लेकिन आप इसे अगर रेशनली साइंटिफिक व्यू से देखें तो लाखों साल का कैसे हो सकता है? भगवान कृष्ण का 5000 साल पुराना, रामायण 14,000 साल पुराना, मतलब मोटा मोटी 6,000 7,000 के एक युग रहे, कलयुग, सतयुग, त्रेता।
तो कलयुग की शुरुआत 2043, 42, 44 के समय कलयुग समाप्त हो जाएगा। ओके। उसी के बाद जो अच्छा होगा होगा। मतलब उसके बाद पर में फिर सतयुग वापस शुरू सतयुग होगा। आएगा, पर ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। जैसे अभी मुंबई के बारे में बातचीत है कि मुंबई को डूबने में करीब 75 साल लगेंगे, तो मुंबई तो बची रहेगी ना। राइट। तो उसी तरह सतयुग आने के बाद भी सतयुग की चीज़ें बची रहेंगी, कुछ खत्म होंगी। और मुझे जो लगता है कि लोग कहते हैं सब कुछ खत्म हो जाता है, जलमग्न सभ्यताएं होती हैं, ना कि युग होता है। जैसे हड़प्पा के बारे में है कि किसी बाढ़ से ये गया, है ना, बाढ़ से ये सभ्यता खत्म हुई। तो युग चलता रहेगा, उसमें लोग भी जिंदा रहेंगे। मान लीजिए कलयुग आया तो जो करंट लोग हैं उसमें बहुत सारे लोग रहेंगे, क्योंकि मैंने करीब इसी मामले को लेके मैंने 200 कुंडलियों को जो दिल्ली के आसपास के थे उस पर रिसर्च किया कि इनकी लॉन्गेविटी क्या है, तो सब लोग ठीक हैं, जिंदा हैं, ये Okay. दिखा। पर फिर जो लोग कहते हैं कि कलयुग के अंत में कल्कि अवतार का जन्म होगा, मतलब वो आएंगे सबको बचाएंगे, हाँ, उसका क्या होगा फिर? देखिए कल्कि अवतार अगर होना है या वो सच है तो कल्कि अवतार हो चुका है, मतलब जन्म हो चुका है, जन्म हो चुका है। किसी ने मुझे पास आउट की थी एक कुंडली, तो वो कुंडली जब मैंने बनाई उनकी, तो एक वो मतलब अवतार की ही कुंडली थी। अच्छा, सामान्य व्यक्ति की कुंडली नहीं थी। बताइए पूरी कहानी। जैसे उन्होंने किसी ने मुझे एक व्यक्ति की कुंडली दी जो 20-22 साल के हैं। कहाँ से थे? भविष्य मालिका पर मैं काम करना अब बंद कर दिया। तो उन्होंने जो मुझे भगवान कल्कि की जो कुंडली दी उसमें है कि वो 20-22 साल के हैं, कहीं पे जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। हालांकि मैं इसको डिस्क्लेमर देता हूँ कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन जो उन्होंने बर्थ टाइम दिया कि उड़ीसा में पैदा हुए, वो कुंडली यूनिक थी। मोस्टली ग्रह उच्च के और मंगल भी उच्च का। तो उसमें अगर वो ही कल्कि हैं तो वो भगवान राम से ज़्यादा संहार करेंगे। पूरी पृथ्वी पर, पूरी सभ्यताओं में अगर दुष्टों का संहार किया है सबसे ज़्यादा तो भगवान राम ने। 14 हजार को 45 मिनट में उन्होंने 14,000 राक्षसों को मारा था, ऐसा रामायण में लिखा है। तो ये उनसे भी आगे जाएंगे भगवान कल्कि। और आप कह रहे हैं कि जो कुंडली आपके पास आई थी वो शायद हो सकता है भगवान कल्कि की हो। हाँ, पर क्या देख के आपको पता चला था कि नहीं, उनकी हो सकती है? जिन्होंने दिया उनका खुद का कहना था कि अच्छा। ये कल्कि जी की कुंडली है, आप देखिए। तो मैंने देखा, हमने कहा ये मैं नहीं जानता कि कल्कि जी पैदा हुए हैं भगवान की नहीं, लेकिन ये कुंडली किसी दैवी आत्मा की है, किसी अवतार की कुंडली, सामान्य आदमी की कुंडली नहीं है। आपने कहा कि जो कलयुग है वो 2044 तक खत्म होगा। हाँ, जो एक मेरा मत है। और दूसरी चीज जो आपने कही कि 2039 में एक बड़ा युद्ध हो सकता है बांग्लादेश वाले साइड पे। हाँ, पक्का होगा। तो आपको लगता है कि वो कोई एंगल है कल्कि अवतार का वहां पे रोल होगा? हाँ, इसमें देखिए, इसमें जो भविष्य मालिका है यहीं पे कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि इनकी कहानियाँ 28 तक हैं, कहीं कहीं 30 तक हैं, लेकिन 30 से 40 के बीच में क्या होगा इस पर भविष्य मालिका का कोई शोध नहीं है। ओके। इसलिए ये चीज़ें थोड़ा सा डाउटफुल लगती हैं। ओके। और मैं एक और चीज़ आपसे बीच में पूछने वाला था, जब हम डिवोर्स की बात कर रहे थे तो जैसे कुछ सेलिब्रिटीज़ है, आप नाम ले लीजिए अगर, ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन जी। अब इनके थोड़े रूमर्स मीडिया में आ रहे हैं कि डिवोर्स होगा। आप बता सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं? ऐश्वर्या राय का डिवोर्स 100% होगा। ओके। ये मैंने 8 महीने पहले कुंडली देखी थी। सोनाक्षी सिन्हा का डिवोर्स होगा। अच्छा, उनकी तो अभी शादी हुई है। हाँ, बच्चा होने के बाद डिवोर्स होगा और काफ़ी हिंसा के बाद डिवोर्स होगा। ओके। हाँ, सोनाक्षी सिन्हा का
जैसे बच्चा हुआ है, एक बच्चा होगा, बच्चा होने के बाद इन लोगों में आर्गुमेंट्स होंगे, फिर वो हाथापाई या हाथ चलना ये होगा, फिर डिवोर्स होगा, एक बहुत ही खराब एंड में जाएगी ये शादी। जैसे एक कुंडली मैंने और देखी थी फिल्म इंडस्ट्री में। ये जो एक्ट्रेस है जिनका इनके साथ नाम है, इनकी हीरोइन रही है टाइगर श्रॉफ की, दिशा पाटनी या पटानी जो भी है, उनकी 2 शादी दिखती है। अच्छा, हाँ, ये मैंने देखा था, है मेरे चैनल पे है। 2 शादी और पहली शादी से डिवोर्स, स्पष्ट 2 शादी दिखी थी, तब मैंने ये चीज़ देखा था। मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है शादियों के मामले में, मुझे बहुत इंटरेस्ट है, डिवोर्स के मामले में भी इंटरेस्ट है, और ये सच्चाई है, इसे स्वीकार करना पड़ेगा। आपने कभी विराट कोहली की कुंडली पढ़ी है, स्टडी की है? नहीं। ओके। विराट कोहली की कुंडली नहीं पढ़ी, और सॉरी टू से अनुष्का की भी कुंडली नहीं पढ़ी। किसी क्रिकेटर की पर पढ़ी है? क्रिकेट में मुझे थोड़ा सा कम इंटरेस्ट है, तो अभी नहीं पढ़ी मैंने। आप ने ध्यान दिलाया है तो मैं पढ़ूंगा। जी। ओके। सुशील जी, आपके साथ में बात करके बहुत मज़ा आया। एक आखिरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बिकॉज आपने एक चीज़ मेंशन की थी जब हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, कैंसर के ऊपर आपने कोई रिसर्च किया था, तो वो अगर आप बता सके। देखिए, कैंसर के ऊपर जो मैंने रिसर्च किया है उसमें ये कहना है मेरा कि बृहस्पति सबसे बड़ा विलन है। कुछ लोग कहते हैं कि फलाना देवी हैं, देवता हैं, बड़े अच्छे हैं। बृहस्पति ही कैंसर लाता है, बृहस्पति कैंसर लाता है, और 11वां भाव कुंडली का कैंसर लाता है। तो मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को एक बार अपना पता कर लेना चाहिए, कहीं ये है तो नहीं। अगर है तो एक प्राइमरी लेवल पर ट्रीटमेंट करे आदमी। राइट। क्योंकि अगर आप आंख बंद कर लिया कबूतर तो बचना तो है नहीं। हाँ। तो इसका ये जो मैंने काम किया है, और इस पर मतलब मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगा। बिल्कुल। दिल्ली के एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे अपनी पत्नी की कुंडली दी। वो कुंडली थी 76 बॉर्न। उन्होंने कहा, देखिए ये वाइफ को कुछ है तो नहीं? हमने कहा नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने कहा कैंसर? हमने कहा कभी नहीं, सवाल ही नहीं उठता। तो वो थोड़ा सा उन्होंने सोचा गलत हो गए। फिर उन्होंने बाद में हमसे कहा कैंसर है इनको। हमने कहा कि ये मेरे लिए बड़ी शर्म की बात होगी। फिर वो बायोप्सी कराए, बायोप्सी में कैंसर आया, ब्रेस्ट कैंसर। मैंने कहा आप अपनी वाइफ से कहिए कि अपनी मम्मी से बात करें और पता करें कि ये 1975 की कुंडली है, सब कुछ सेम है, इन्होंने ईयर 1 साल घटा दिया, जो आदत होती है लोगों की उम्र कम करने की। हमने कहा अगर 1975 है तो 1000% कैंसर है। और उनकी मैंने एक एज भी निकाली थी जो उनको मैंने नहीं बताई। मतलब उनको ये था कि अभी वर्तमान में उन्हें कुछ नहीं होगा, ठीक है चलेंगे, बाद में दिक्कत है। तो 1975 में कैंसर था, 76 में नहीं था। अच्छा, इन सब चीज़ों को कम बोलना चाहिए, इन सब नामों को कम लेना चाहिए, इन बीमारियों का, तलाक जैसी चीज़ों को कम बोलना चाहिए, मृत्यु का नाम कम लेना चाहिए। लेकिन वही बात है कि दुनिया तो चलेगी जी, जो समस्याग्रस्त हैं वो पूछेंगे ही। पर किसी की मृत्यु मतलब प्रेडिक्ट करना पॉसिबल है कुंडली देख के? 1000% पॉसिबल है। किस तरह से होगी मृत्यु वो भी बता सकते हैं? नहीं, ये इसमें मैं पूरी तरह से पारंगत नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इसमें मैं पूरी तरह से पारंगत नहीं हूँ कि किस पर तरह कब होगी वो तो बता सकते हैं 100%। लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी लगता है बतानी चाहिए, जैसे छोटे छोटे बच्चों का दिख जाता है कभी कभार, और बताने से बचना चाहिए। लेकिन जो आदमी ईगर है बहुत ज़्यादा उसको लेकिन मना किया गया है हम लोगों को, फिर भी आदमी करता है, जो पूछते हैं लोग करता है, लेकिन मना किया गया है। गरीबी बताना, ये बताना, मृत्यु बताना, और चाइल्ड का सेक्स बताना, मतलब कौन सा इनका जेंडर है। लेकिन मुझे ये बहुत खराब बात लगी, यूएस में आप जेंडर आराम से देख सकते हैं, पहले जेंडर ही बताते हैं वहाँ। हाँ, वहाँ पे मतलब लीगल है, हमारे यहाँ पे इलीगल है वो। लीगल है, तो ये बताना कहाँ से पाप हो गया, ये मेरे समझ से परे है।
ये शायद भारत में तो वो एक प्रॉब्लम रही है कि मतलब जब लोगों को पता चलता है स्पेशली गांव साइड में कि लड़का नहीं लड़की होने वाली है, तो वो कोक में ही उसे मार देते हैं या पैदा होने के बाद में अब उसे ऐसा मार नहीं देते हैं। है। अब नहीं है, कुछ रिमोट प्लेसेस पे होता होगा, बट वो क्योंकि मेंटालिटी वैसी थी उसलिए शायद उसे इलीगल कहा गया होगा। मे बी इन फ्यूचर वो चेंज हो जाए। अब इसे बदलना चाहिए, मेरे हिसाब से जी। बदलना चाहिए। और ये जेंडर तो 2 मिनट का काम है। मतलब किसी की कंसीविंग मंथ मालूम हो, जेंडर बताया जा सकता है तुरंत। ओके, सुशील जी थैंक यू सो मच इस कॉन्वर्जेशन के लिए। आपसे बात करके बहुत मज़ा आया, क्योंकि हमने 2025 में क्या क्या होगा उसकी बात की, हमने भविष्य मालिका की बात की जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, हमने इसके बारे में डिस्कस नहीं किया था, बट वो फ्लो में हमने बात की। जी आगे। एंड कल की अवतार के बारे में बात की। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ जान के कि आपने कल की अवतार की वो कुंडली पढ़ी है, वो पत्रिका पढ़ी है। एंड बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की बात की। ऑफ कोर्स आपने कुछ मिथ्स को भी बस्ट किया, जो रेमेडीज़ होती है वो सच में काम करती है नहीं करती है उसके बारे में बताया। एंड बहुत ही साइंटिफिक तरीके से आपने एस्ट्रोलॉजी को समझाया, क्योंकि और आपने एक सबसे इंटरेस्टिंग बात कही कि आपने कहा कि हमें एक साइंटिफिक नेशन होना चाहिए, जो कि हर एस्ट्रोलॉजर नहीं कहता, जो बहुत बड़ी चीज़ है। और आई विश एंड आई होप कि ज़्यादा से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर्स इस नज़रिए से एस्ट्रोलॉजी को देखे, देश के प्रोग्रेस को देखे, तो सभी के लिए अच्छा होगा। सो सुशील जी थैंक यू सो मच इस पूरे कॉन्वर्जेशन के लिए, इस पूरे एक्सपीरियंस के लिए।